अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, क्या चल रहा है? अच्छा, अब्दुल्ला ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात छेड़ी है जिसको हम डिबेट में तो नहीं करेंगे कन्वर्ट, बिकॉज़ ऑब्वियसली वी डोंट हैव द टाइम, लेकिन आपकी राय जरूर चाहेंगे। स्टार्ट। अच्छा, मैं हुमा से कह रहा था कि कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की, जो सर जोड़कर बैठी और उस मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी धमकियां लगाई हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो इदारे हों, सबको औकात भी याद दिला दी, जुर्रत भी बता दी, कह दी कि है तो कुछ ये कर लें, तो फलाना कर लें, तो ये कर लें, तो एक्सेट्रा। तो आप मतलब आप मुसलसल वो बोल रहे थे और जिस अंदाज में वो बोलते हैं वो भी सबके सामने है, और मुसलसल उनकी गुफ्तगू सिर्फ धमकी आमेज बातों पर ही मबनी तो थी। बेसिकली बात ये हो रही थी कि कैसे कोई शख्स जो है वो पब्लिक फिगर भी हो, बैठ के मतलब पूरी स्पीच इज फुल ऑफ धमकियां। तो ये सवाल था कि कहाँ से बात आती है, एटीट्यूड कहाँ से आता है? नहीं, और मैं कह रहा था कि हम क्या हमारे में टेंडेंसी है कि हम इस चीज़ को अपने अंदर बहैसियत कौम इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल सकें, तब्दील कर सकें। हम जिस नबी के पैरोकार हैं, हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, मतलब वहाँ इस किस्म के ब्रवाडो की, इस किस्म की आकड़ की जिसे कहते हैं ना, गुंजाइश है सो या नहीं, ये आप हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। लेकिन सर्टनली एक पॉलिटिकल माहौल तो बन गया है जिस पे हम भी बात करेंगे। कोट लखपत जेल से लिखी गई चिट्ठी, वो जो ख़त आया था जिसका उन्वान था प्रेस रिलीज, PTI में बढ़ते अंदरूनी इख्तलाफात के चर्चे या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में किसी बड़ी तब्दीली या किसी भी तब्दीली की सरगोशियां। अब मामला जो भी हो, एक्चुअली बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही की और गुड स्टार्ट टू व्हाट वी वांटेड टू से कि अब मामला जो भी हो एक लंबे अरसे बाद PTI की मरकजी क़यादत जो है वो सर जोड़ने पर मजबूर एटलीस्ट हुई है। और कल इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। चीफ व्हिप PTI आमिर डोगर ने क्या हम इसको जो कहेंगे, रहनुमा कैद हैं, असीर हैं, हाँ, उनका खत सामने रखा। और फिर क्या हुआ, अली मोहम्मद खान जरताज गुल ने कैदी रहनुमाओं के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हुए मुज़ाकरात पर जोर दिया। उसमें मुख्तलिफ राय बाय द वे बताते हैं कि कुछ रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद भी की, बाज़ अलीमा खान के सियासी किरदार की मुखालफत करते रहे। मतलब इट वॉज क्वाइट एन ओपन माहौल, जो जिसका दिल चाह रहा था वो कह दे। अलबत्ता पार्टी रहनुमाओं की अक्सरियत ने मुज़ाकरात ही को बेहतर रास्ता करार दिया और इजलास के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मरकजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपने रवायती अंदाज में, जिस तरह अब्दुल्ला ने भी अभी आपको बताया है, वो बिल्कुल उसी तरह दिखाई दिए। वो मुज़ाकरात की बात तो करते रहे मगर साथ ही सबको चैलेंज दिया कि जिसमें जुर्रत है उनकी हुकूमत ख़त्म करके दिखाए। तो देखें, मैं एक वादे पैगाम, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं आपको, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा। साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से। तो आप गिरा नहीं सकते कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये चैलेंज अब कबूल करो, साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय। चैलेंज है आपको, आपकी ताकत को चैलेंज है, आपकी फुरनियत को चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टबल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब जेल से बाहर भी थे तो इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और साथ ये कहा कि अपने लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद इस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने, कि ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पे चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है। मुल्क किसके हाथ में है, जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है, तो उससे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी इसे इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो पहली बात जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कही वो ये थी कि हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो, हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, जब इमरान खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ की। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पोलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली हमेशा करते हैं, हम करेंगे उसको, और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह गोलियां मारेंगे तो इस उसके बंदोबस्त भी करेंगे।
अच्छा, इस उस लहजे की बात हो रही है, चॉइस ऑफ वर्ड्स की बात हो रही है, और दिलचस्प बात बाय द वे इसमें ये है कि जहां अली अमीन गंडापुर जो है वो गरज बरस रहे थे, और आपने देख भी लिया हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी कर रहे थे, मगर वहीं पार्टी चेयरमैन गौहर अली खान किसी किस्म के जारहाना मूड में दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये भी बड़ी एक, इज दैट अ गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटेजी? मतलब समझ नहीं आती है एक्चुअली कि किधर जा रहे हैं। तो वो नरम लहजे में मुज़ाकरात की बातें करते रहे, और साथ ही बैठे अली अमीन कुछ और बात कर रहे थे। मगर जो उनके वजीर आला थे, जिस अंदाज में वो चैलेंज कर रहे थे हर इदारे को, हर चीज को, उसमें मुज़ाकरात की कहाँ गुंजाइश निकलती हुई नजर आ रही थी। मतलब ये तो फिर भी कर रहे थे वो। गौहर अली खान साहब का क्या कहना था, ये भी देखें। आज मीटिंग है, हमारा कोई पैगाम सख्ती वाला नहीं है। हमने उस लेटर को किया है, डायलॉग वाला को भी हमने कंसिडर किया है डायलॉग के लिए, पर हमने आपको कहा कि डायलॉग हम कहते हैं कि सिर्फ ज़बानी ना हो, उसके लिए अगर आपने करने हैं तो कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। द फर्स्ट थिंग वाज कि हमने कहा था इवन बजट की स्पीच पे आप खान साहब की मुलाकात कराए, अभी तक वो भी नहीं हो सका। कल भी फैमिली की मुलाकात नहीं सी, 2 बहनें हुई है, दूसरी हुई है। अगर आप उनको तरफ एक्सेस नहीं अलाउ करेंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं। वैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि इट्स अ वेरी टफ जॉब, खासतौर पे अगर बहुत से लोगों की वैसे तो होती है, लेकिन चेयरमैन गौहर को अगर साथ ही बिठा दिया जाए और फिर उनको ये कहना पड़ रहा है कि हमारा कुछ सख्ती वाला लहजा नहीं और साथ लहजा देखें, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब उनको भी इट्स अ टफ जॉब कि मैं क्या करूं भाई। बट एनीवे, उन्होंने कहा जो उन्होंने सेनेटर इरफान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि अब मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। साथ ये भी कहा है कि अगर हम पुरअमन हैं तो हुकूमत भी कोई एक्शन न ले, अगर हम पे गोलियां चलाई गई तो हम फिर उस तैयारी के साथ आएंगे। तो क्या है, उससे पहले मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन फिर समझ नहीं आता कि मुज़ाकरात हुकूमत से, क्योंकि वज़ीर आला तो कह चुके हैं कि हमने इनसे नहीं करने मुज़ाकरात। सर, आप फिर कोई राह हमवार कर सकते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक तो ना PMLN की कोई औकात है, ना पीपल्स पार्टी की कोई औकात है। सो आप कोई राह हमवार कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई इंटरेस्ट भी है इस वक्त डायलॉग का? अगर अगली पार्टी डायलॉग करना ही नहीं चाह रही, कोई मुज़ाकरात करना ही नहीं चाह रही, तो हुकूमत अभी भी ओपन टू डायलॉग है? जी, बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। और हुमा, हमने आपको बहुत मिस किया, अगरचे अलीना ने आपकी कमी बहुत अच्छे तरीके से पूरी की, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर यू टू बी बैक। थैंक यू। तो आपने जो बात पूछी है, मेरा ख्याल है आपकी गुफ्तगू में सारे पहलू आ गए हैं। एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, उसके बाद फिर जारहियत की बात करते हैं, चढ़ाई की बात करते हैं, तहरीक की बात करते हैं, गोली का जवाब गोली से देने की बात करते हैं, चैलेंज करते हैं। अब आप अगर इस सारी प्रेस टॉक को देखें जो कल हुई है, और मेरा ख्याल ये है कि एक तवील अरसे के बाद जो सारी लीडरशिप थी, प्रोविंशियल लेवल की थी, सेंट्रल लेवल की थी, वो सब जमा हुई और एक बड़ा नुमाइंदा इज्तिमा था PTI का। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि कोई सॉलिड चीज, कोई तजवीज, मुज़ाकरात के हवाले से कोई एजेंडा, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। ये जो इकट्ठ हुआ था, इसमें शायद बुनियादी बात ये थी कि जो असीर रहनुमा हैं कोट लखपत के अंदर, उनके खत को ज़ेर बहस लाया जाए और उसके ऊपर एक लाए अमल बना के कौम को बताया जाए जी कि हम ये करना चाहते हैं, या इस खत के बारे में पार्टी का ये रद्द अमल है। आपको ये बात ये कहीं नजर नहीं आएगी। खत का जिक्र जो हुआ है शायद 1% या 2% ही हुआ होगा, और उस पर हमने क्या तय किया है, क्या लाए अमल होगा। हम जाएंगे खान साहब के पास और उनसे राय लेंगे, और हमारी राय ये है जो हम खान साहब तक पहुंचाएंगे। ऑल कंफ्यूजन, कोई चीज इसमें ऐसी नहीं है जिसको हम लेके। उनका मौक़िफ़ ये है कि मुज़ाकरात ये बात तो तब होगी जब एक्सेस दी जाए। उनका बड़ा बुनियादी एतराज़ तो ये है कि इन्हें एक्सेस नहीं है। इनकी जो सियासी लीडरशिप है, इनके वकला, चेयरमैन इनके वकील भी हैं तो चलें ठीक है, उनको मिल जाती है, लेकिन अदरवाइज इनकी सियासी लीडरशिप को एक्सेस नहीं है। अब तो अलीमा खान साहिबा को भी बाकियों को मिलने दिया गया था, बाकी 2 बहनों को उनको भी नहीं मिलने दिया गया था। सो ये इस एतराज में तो वजन है कि अगर एक्सेस होगी तो डायरेक्ट ज़ाहिर गाइडेंस ले सकेंगे, इंस्ट्रक्शन ले सकेंगे, शायद मामला एक्सपेडाइट हो जाए, बेहतर हो जाए ये मामला। देखिए अब्दुल्ला, ये उनकी बड़ी महारत है कि उन्होंने एक्सेस को एक बहुत बड़ा इशू बना के सामने खड़ा कर दिया है। जो वो एक बयानिया बनाने में रखते हैं, वो एक्सपर्ट हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि माजी में जितने मुज़ाकरात होते रहे हैं सियासी जमातों के दरमियान,
खुद हमने देखा है पीपल्स पार्टी के दरमियान जब मुज़ाकरात होते रहे, हुकूमतों के होते रहे, कोई जलावतन था, कोई जेल में था, नून का यही आलम था। अब ये एक्सेस का इशू ये है, मैं खुद उस मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर था कि सुबह बात होती थी और हम कहते थे जी कि आप अब बताएं क्या करना है। ये कहते थे हम खान साहब से पूछ के बताएंगे, हमें सुबह मुलाकात कराएं। चलें जी, सुबह मुलाकात हो गई। फिर अगले दिन मीटिंग होती थी, हम कहते थे जी कहाँ पहुंचे हैं, वो कहते हैं जी कि हम इस पे खान साहब से मुलाकात कराएंगे। फिर ये मुतालबा आया जी कि ये मुलाकात कमरों में नहीं होनी चाहिए, ये खुले मैदान में होनी चाहिए, कोई सिपाही नहीं होना चाहिए खड़ा, कोई पुलिस वाला नहीं होना चाहिए, कोई मॉनिटरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई सर्वेलेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये इस तरह की तिफलाना सी बातें करते हैं। एक मैंडेट दे लें कि जी ये हमारा मैंडेट है, ये कमेटी यहाँ तक जा सकती है, ये बुनियादी हमारे मुतालबात हैं, ये हम हुकूमत से चाहते हैं, ये हम हुकूमत को दे सकते हैं। एक प्रॉपर नक्शा कार बना के बैठ जाएं और अगर कहीं जरूरत पड़ती है खान साहब से रहनुमाई लेने की, वो एक्सेस मिल जाएगी। अब ये एक्सेस से बात शुरू होती है, एक्सेस पे खत्म हो जाती है। मैं आप अगर इजाजत दें जस्ट आधे मिनट में ये बताता हूँ कि अलमिया क्या है। अलमिया ये है कि जो भी मुज़ाकराती कमेटी होती है उसके किसी रहनुमा को, चाहे उसका कोई भी कद काट हो, एतमाद नहीं है कि जो बात मैं करूंगा खान साहब ये बात मानेंगे। वो एक दूसरे को देखते हैं। जब हमारी तरफ से कोई सवाल होता है जी कि चलें हम ये कर लें तो आप क्या करेंगे, तो वो कोई जवाब नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि मैंने ये बात कह दी तो खान साहब को शिकायत लग जाएगी, मैंने ये बात कह दी तो वहां ये कह दिया जाएगा जी कि देखें इसने ये कह दिया। वो कॉन्फिडेंस जो मुज़ाकरात के लिए होना चाहिए उनकी टीम में पैदा नहीं होता। अब ये सारा इकट्ठ हुआ, आपको, आप मीडिया एक्सपर्ट्स हैं, आप अखज़ करें कि इसमें क्या मैसेज है। कोई मैसेज नहीं है। अच्छा सर, अब मुहर्रम ज़ाहिर है, उसके बाद अगर इनकी तहरीक चलाने की तैयारी है और ये फिर किसी जुलूस की सूरत में, किसी मार्च की सूरत में आते हैं और इन्हें रोका जाता है, तो रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर रोकेंगे, ज़ाहिर है रोकते हैं तो फिर हर तरह का हरबा इस्तेमाल होता है ना। अब वो फिर रबड़ की गोलियां हों, हुकूमत कहती है, फिर ये कहते हैं सीधा फायर किया जाता है, वो एक कन्फ्यूजन ही बनी रहती है और वो इशू बनता है। तो क्या इन्हें एहतजाज की इजाज़त होगी कि ये जहां चाहें आएँ, बैठें, एहतजाज करें और चले जाएं, या बैठे रहें? बिल्कुल अब्दुल्ला, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एहतजाज इनका आईनी और दस्तूरी हक है, इस्तेकात सर, लेकिन आप अगर हुकूमत ने, स्टेट ने इनका एहतजाज रोकने के लिए काफी हरबे इस्तेमाल किए हैं माजी में। न, हमने एहतजाज रोकने के लिए कोई हरबा नहीं किया। हमने इंतशार और फसाद रोकने के लिए यकीनन रद्द अमल दिखाया है। ये अगर खैबर पख्तूनख्वा से दरख्तों को जलाते हुए, नारे लगाते हुए, फायरिंग करते हुए यहाँ इस्लामाबाद तक आ जाते हैं तो हमने क्या किया? हमने नहीं रोका इनको। ये जब इस्लामाबाद पे भी चढ़ाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम रेड जोन के अंदर दाखिल होके, उस वक्त जबकि होटल में हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान ठहरे हुए थे, वहां तक चले जाएं और एक सीन क्रिएट करें, तो स्टेट क्या करेगी? लिहाजा इनके जितने भी इज्तिमात, मुझे कोई एक इज्तिमा बता दें, कोई एक एहतजाज बता दें जो पुरअमन हुदूद के अंदर, आईनी और कानूनी दायरे के अंदर इन्होंने किया हो। आज भी करें, मोस्ट वेलकम। ये चाहते हैं जी कि एक इकट्ठ हो लाखों का, जो कि नहीं हो रहा। अब वो स्ट्रीट पावर गंवा चुके हैं, ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। 9 मई किस्सा माजी हो गया, उसकी सजाएं भुगत रहे हैं। लोगों ने इनकी कालें नहीं सुनी, सिविल नाफरमानी खत्म हो गई, ट्रम्प का पत्ता जो है वो नहीं चला। तो ये सेनेटर साहब, लेकिन अब अगर ऑन द फ्लिप साइड ये भी देखें कि उनको मैसेजेस क्या पहुंच रहे हैं हुकूमत की तरफ से। अगर गवर्नर कुंडी के साथ मीटिंग्स हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर की और नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातें हो रही हैं केपी हुकूमत के लिए, तो वहां एक जोश और गुस्सा तो नेचुरली एक एग्जैक्टली वो नजर आएगा जो पहले ही आप कह रहे हैं। राइटली सो, चलें पॉइंट टेकन कि अगर दरख्त जलाते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं और उनका एहतजाज करने का स्टाइल बहुत वायलेंट है, तो इस किस्म की अगर कमेंट्री हो रही होगी, इस किस्म की खबरें आ रही होंगी, तो वो तो जलती में तेल फेंकने वाली बात हो गई। देखिए ना, जब अदम एतमाद, पहली बात तो ये है कि हुकूमत के कोई पेश नज़र नहीं है। मेरी परसों भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, किसी मरहले में ये ऑप्शन कोई डिस्कस नहीं हुआ। वो गवर्नर हैं एक सूबे के, और गवर्नर अगर वजीर आजम से मिलता है, इवन गंडापुर साहब अगर आके मिलते हैं, किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए और ना ये इसको किसी साजिश से इबारत करना चाहिए। ये मामला सीधा साधा है कि वो आए हैं, एक सिंपल मुलाकात हुई है। कल मेरी भी एक मुलाकात की, उसके फौरन बाद हुई है, तो कोई ऐसा एजेंडा है नहीं। दूसरी बात ये है, अगर 1% ये मान लिया जाए कि ये अदम एतमाद की कोशिश है,
तो अदम एतमाद जो है, क्या वो आईन इजाजत नहीं देता? क्या खुद खान साहब अदम एतमाद की नजर नहीं होंगे? और ये सारा फसाद जिससे वो दो चार हैं आज, वो इसलिए है कि अदम एतमाद की तहरीक को उन्होंने आईनी तरीके से सामना नहीं किया। उन्होंने असेंबली तोड़ दी, उन्होंने रूलिंग दिलवाई सूरी से, इस तरह से कि सर यहाँ तो उनकी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है, तो अदम एतमाद आना लाना जाहिर है वो सियासी इंजीनियरिंग के बगैर मुमकिन नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान की जो वो बात करते हैं कि उन्होंने मना कर दिया और उनकी बहनों ने पैगाम खान साहब को पहुंचा दिया कि हम किसी तहरीक का या किसी अदम एतमाद का नो कॉन्फिडेंस मोशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, आपके इल्म में है कि मौलाना साहब तक ये बात गई थी या नहीं गई थी? मौलाना तक जहां तक मेरी मालूमात हैं इस तरह के इशारे जरूर पहुंचे होंगे कहीं ना कहीं से, और वो इशारे जो हैं वो जरूरी नहीं है कि हुकूमत के इमा पे या हुकूमत के मशवरे से हों। कुछ इलाकाई सूबाई मामलात होते हैं और वहाँ मुमकिन है कि जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की हो, लेकिन मैं वाजे कर दूं आपको कि हमारे पेशे नज़र कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको 2013 के इंतखाबात की याद दिलाता हूं कि इनको अक्सरियत नहीं थी वहां पे। मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब मियां साहब से कहा गया जी कि इनकी अक्सरियत नहीं है, मौलाना हुकूमत बना सकते हैं, हम अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, उनकी अक्सरियत तो नहीं है लेकिन वोट सबसे ज्यादा हैं और नुमाइंदे सबसे ज्यादा है, लिहाजा वो हुकूमत बनाए। हमने इनकी हुकूमत बनने दी और बनने दी जो आज 15 साल से कायम है, वही हुकूमत चली आ रही है इनकी। लिहाजा हम कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे कि सूबा जो ऑलरेडी दहशतगर्दी का शिकार है और मसाइल का शिकार है वो मजीद किसी बहरान में चला जाए। So it is off the cards. It is off the cards now. मेरा ख्याल है कि अगर किसी के दिल के अंदर कोई डर बस गया हो, खौफ बस गया हो, अपनी नाकारकर्दगी की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से, अपनी गलत सियासी चालों की वजह से, तो वो खौफ का इजहार बेशक करें लेकिन अमलन इसकी कोई हकीकत तो नहीं। सेनेटर साहब आप ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में जहां वो उनको ऑपोजिशन एमपीएस को कह रहे हैं कि एक्सप्लोर करें ऑप्शंस की, एक नई हुकूमत अगर वहां फॉर्म करनी पड़े, तो ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन हुई नहीं है? जी हुमा, बिल्कुल मैं पूरे यकीन और एतमाद से कह सकता हूँ कि ऐसी कोई तजवीज़ किसी सतह पे, किसी सीरियस लेवल पे, किसी सीनियर लेवल पे नाज़िर बहस है, नाज़िर गौर है। नाज़िर बहस है, नाज़िर गौर है। चलिए शुक्रिया सर आपका। आप कह रहे हैं, आपने वजाहत की है, अलबत्ता आपने साथ ये भी कह दिया कि JUI के रहनुमा मौलाना साहब तक ये शायद तजवीज़ पहुंची की कहीं ना कहीं से। ऑल्दो कल राना सनाउल्लाह ने कैटेगोरिकली जियो पे ही बैठ के इसकी तरदीद की कि राना साहब से तो मौलाना साहब से इस किस्म की कोई बात हुई ही नहीं है, लेकिन फिर भी सेनेटर साहब का ये कहना है, इरफान साहब का, कि शायद कहीं ना कहीं से ज़रूर इशारों के नायों में ये पैगाम पहुंचा होगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। अब जरा तहरीक इंसाफ की भी बात सुन लेते हैं और उनका क्या सोच है, वो किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हो गई। बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे साथ हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। लाहौर में तहरीक इंसाफ के कैद रहनुमाओं का जो खत है, मतलब वो बड़ा कंटेंशियस हुआ है, वो सामने आया है, वो आप ही लाए थे बल्कि। तो क्या वजह है कि इस मौके पर ये लोग जो है मुज़ाकरात की ऐसी पेशकश कर रहे हैं जो मरकजी पार्टी की पॉलिसी से कुछ अलग है? क्या मकसद है इसका, इसकी बैकग्राउंड क्या है, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं एक तस्दीक कर दूं कि ये मैं खत नहीं लाया, उनकी फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्होंने बाद में शेयर किया, लेकिन बिल्कुल मैं वहाँ पे मौजूद था। कोट लखपत जेल के अंदर 9 मई के जेल ट्रायल हो रहे हैं और उन्हीं के दौरान जब ये पांचों इकट्ठे बैठते हैं तो सियासी मुशावरत करते हैं और उसके नतीजे में जो भी वो वहाँ पे जो मौजूद मीडिया के नुमाइंदगान होते हैं उनको बताना चाहें या कोई तहरीरी तौर पर उन्होंने पहले भी खतूत जारी किए हैं, उसी सिलसिले में अब उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो पार्टी के कायदीन को भी, आवाम के लिए भी एक अपनी राय दें। 2 साल से वो 5 जो हैं वो पाबंद सलासिल हैं, तो ये उस सिलसिले में आया है और पार्टी की पॉलिसी से कोई मुख्तलिफ नहीं है। आपने अगर कल देखा कि पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पार्टी की सारी सीनियर क़यादत जो है वो अली अमीन गंडापुर समेत वो एक जगह मौजूद थे, उन्होंने प्रेस टॉक की और उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बिल्कुल मुशावरत जो है ना कभी किसी ने मना किया था, ना हमारी तरफ से मना हुआ है और मुशावरत का अमल बाकी जो भी हम सियासी, कानूनी, मज़ाहमती, हिकमत अमली पार्टी अपनाएगी उसके साथ मुज़ाकरात एक अहम हिस्सा है और चलते रहेंगे।
अच्छा सर, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जो असीर रहनुमा हैं पंजाब में बिलखुसूस, और ज़ाहिर है बड़ी हिम्मत से इस उम्र में ये असीरी काट रहे हैं, कैद काट रहे हैं, जो इनका ख़त सामने आया है, ये इन्फॉर्म्ड हैं कि बाहर मुल्क में सियासी मंजरनामा क्या है, फैसला साजी किस माहौल में हो सकती है, मुकम्मल बाखबर होना भी सर्टनली उसके लिए ज़रूरी है ना। तो चाहे वो कुरैशी साहब हों या दीगर जेल में मौजूद रहनुमा हों, टीवी अखबार मुलाकातों वाली सहूलियात ये रखते हैं, बाखबर हैं ये लोग? देखें, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है समझना कि जेल में इनको कम से कम अखबार की भी इजाज़त है और टीवी भी है। जाहिर है शायद आधा दिन कई दिन टीवी इनके बंद होते होंगे, बट कुछ चैनल इनके पास आते हैं और ये देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पंजाब में लाहौर के अंदर ये 9 मई के 14 मुकदमात के ट्रायल चल रहे हैं और रोज़ाना की बुनियादों पर चल रहे हैं। ये कई लोगों को नहीं मालूम, बट हफ्ते में 5 दिन इस वक्त जेल ट्रायल हो रहा है। उस जेल ट्रायल के ऊपर कई सौ, अगर हजार नहीं तो कई सौ लोग आते हैं इन पेशियों के लिए, उनके वकला आते हैं, वकला में ज़ाहिर है सियासी रहनुमा भी मौजूद हैं। तो ये सब बातचीत तो होती है और ये पूरा दिन चलती हैं। शाम 4-5 बजे तक ये हेयरिंग्स चल रही होती हैं। तो हफ्ते के 5 दिन आप ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल इन 5 जो सीनियर कायदीन हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा साहब, सेनेटर एजाज चौधरी, इनके साथ बिल्कुल मुशावरत लोगों की जारी होती है। तो इनको हकायक का इल्म है, पार्टी का उनके मुख्तलिफ टेयर से, उनको जो वर्कर्स बेल पे हैं जो हेयरिंग के लिए आते हैं, उन सब से फीडबैक उनको मिलता है और ये सियासी सोच रखते हैं, बहुत वसी सियासी तजर्बा रखते हैं और फिर उसके मुताबिक अपनी बात करते हैं। अच्छा, ये भी हम एक वो सिनेरियो और जिस बैकग्राउंड में ये खत आया हम उसकी समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस खत से पहले से ही हमने देखा कि कुरैशी साहब की परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई, फिर उन्हें अस्पताल भी शिफ्ट किया गया, वीडियो पैगाम भी आया। हुकाम की जानिब से कुछ लचक तो पहले से ही दिखाई दी जा रही थी। तो ऐसा ही है कि ये सारी चीज़ें हो रही थी? देखें, बतौर उनके वकील के तो मैं कहूँगा कि अगर हुकाम ने लचक दिखानी थी तो फिर इनको अस्पताल होने की भी ज़रूरत नहीं थी, अपने घर होना चाहिए, क्योंकि इनकी बेल हो सकती है। देखें, ये ज़रूरी है इस अमर को समझना कि शाह साहब जो हैं वो अभी किसी केस में भी कन्विक्टेड नहीं है, उनको सज़ा नहीं हुई हुई। वो इस वक्त अंडर ट्रायल एक मुल्जिम हैं, उनका ट्रायल चल रहा है। उनके ऊपर एक ही मेन केस था साइफर का, जिसमें उनका मैं वकील था, उसमें उनको वो बरी हो चुके हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद से। अब जो मामला चल रहे हैं वो 9 मई के केसेस के हैं, उनमें भी ज़्यादातर में उनकी बेलें हो चुकी हैं। एक केस में तो बेल उनकी हफ्ता पहले ही हुई है, एक का फैसला आना बाकी है और मजीद कुछ केसेस जो हैं उनमें बेल अभी तक सुनी नहीं गई है। मतलब साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है उनको अडियाला से कोर्ट लखपत शिफ्ट हुए और तब से हम ये बेल की इस्तदा कर रहे हैं अदालत से। सो अगर हुकाम ने लचक दिखानी है और दिखानी चाहिए, कानूनी हक है, तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब की, बाकी सब की भी बेल्स पेंडिंग है, उनकी बेल्स हो जानी चाहिए और ताकि वो बाहर आ सके। बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर तैमूर मलिक, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ है। अच्छा जी, ये तो दोनों पर्सपेक्टिव्स आपने देख लिए। अब हाँ, लेकिन जाहिर है अब जमहूरी रवायात को मद्देनजर रखते हुए तो बेहतर तो यही है कि इस तरह की कोई भी हुकूमत की किसी सूबे में तब्दीली की कोशिश ना की जाए। एब्सोल्युटली, लेकिन वो तो सेनेटर साहब इजाफा होता है, लोगों के गम और गुस्से में भी इजाफा होता है 100%। और सेनेटर साहब से जब बात हो रही थी इससे पहले तो उनका तो खैर डिनायल ही था कि इस किस्म की कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन बिल्कुल नहीं हुई। ऑल्दो अगर आज की आप खबरें भी देखें, अखबार ही उठा लें तो आपको पहली खबर तो यही मिलेगी। हाँ, और जाहिर है जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रिस्पांस था उसका मेजर पार्ट यही था, वो जिसमें वो चैलेंज इसी बात पे कर रहे थे कि आपने जो जोर लगाना है लगा लें, आप मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकेंगे। सो जाहिर है कहीं ना कहीं से तो बात शुरू हुई होगी, तभी ये मुद्दा उठा है और उस पर रिस्पॉन्स भी आया है। इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि मौलाना फजलुर रहमान का भी पैगाम पहुंचाया गया था पेट्रन इन चीफ को। सो या अच्छा जी, मेक ऑफ इट हाउ यू फील, दोनों पर्सपेक्टिव्स आपके सामने रखे हैं। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। इन एनी केस दीज आर आल्सो आवर सजेशंस। हम ले रहे हैं ब्रेक अभी। वो जो ट्रांसपोर्ट वाली हम बात कर रहे थे ना, तो अब हम बात कर ही लेते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने हमेशा की तरह मुल्क भर में किरायों में मनमाना इजाफा जो है वो करना शुरू कर दिया, जबकि रेलवे हुकाम ने ट्रेनों के किरायों में जो है वो 2% इजाफा कर दिया है, जिसका इतलाक होगा कल से 4 जुलाई से।
और रेलवे किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद किया गया है और लोग जो है वो चीख रहे हैं कि हर तरफ से गरीबी पिस रहा है। मतलब ये पीक सीजन होता है, आपको पता है गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं ये ट्रैवल का पीक सीजन होता है जो लोग अपने तो ये ऑलमोस्ट देखिए आई एम सॉरी बट ये ऑलमोस्ट यही लगता है कि वो ट्रांसपोर्टर्स को शायद फैसिलिटेट करने के लिए जैसे कुछ हो रहा हो, ऑल्दो शायद दैट इज नॉट द बैकग्राउंड बट इट डेफिनेटली seems that way कि why this month, why चेक now? एंड बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जिस रेशो से पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की बढ़ी हैं, उसी हिसाब से किराए बढ़ रहे हैं या खुली छूट है कि जी हाँ जितने मर्जी किराए बढ़ाए और वो दूसरी बात है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आती हैं तो क्या किराए भी नीचे आते हैं कि नहीं, तो दैट्स अनदर स्टोरी। तो पेट्रोल में 8 रुपए इजाफा हुआ था, डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ था। एक तरह से ये इजाफा 2% भी नहीं बनता, लेकिन किरायों में इससे कहीं ज्यादा इजाफा हुआ है। बाय द वे ये भी देखा गया कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो किराए बढ़ जाते हैं, जब नीचे आती है तो नहीं आते किराए नीचे। अवाम जाहिर है इन्हीं के रहमो करम पे हैं, इनसे कोई पूछने सुनने वाला इनकी है मतलब है ही नहीं, अवाम की कोई सुनने वाला नहीं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। मलिक नदीम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। या मलिक साहब, पेट्रोल की कीमत बड़े अरसे से मुस्तहकम थी, अब 8-10 रुपए का इजाफा हुआ है, तो ये इतना बड़ा इजाफा है कि आप लोगों ने कंसिडरेबल किराए बढ़ा दिए हैं? जैसा कि आपको अभी तो हुआ है 15 दिन पहले भी इसमें इंक्रीज हुई थी, जो कि 15 दिनों में 2 मरतबा इंक्रीज हुई है पेट्रोलियम की मसनूआत में। और इसके अलावा टूल प्लाजों में इंक्रीज हुई है, फिर चलान की जो मोटरवे पे है उनकी चलान में इंक्रीज हुई है, जो चलान के जुर्माने थे, तो फिर मोबाइल उस पर पार्ट्स महंगे हो गए हैं। तो आपको पता है कि हम अपनी मतलब आपके तहत मुसाफिरों को सफरी सहूलतें दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, और इसमें जबकि हुकूमत को सब्सिडी देनी चाहिए ट्रांसपोर्ट को। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा महकमा है जो एडवांस टैक्स देता है हुकूमत को। तो अब हम अपना काम जो जारी रखने के विषय में नहीं थे, इसलिए हमने ये इजलास बुलाकर फैसला किया है कि 5% इंटरसिटी में किराए में इजाफा किया। सर आपका कारोबार है ये? अच्छा, तो ये बता दें कि इसी असूल को सामने रखें तो पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने पर किराए कम भी होने चाहिए, मतलब मेक सेंस डजंट इट? आज तक तो ऐसा हमने नहीं देखा, तो फिर आप लोगों पर नाजायज मुनाफाखोरी का इल्जाम लगना कुछ ऐसा गलत भी नहीं है? देखेंगे आप ऑन द रिकॉर्ड है कि जैसे ही कमी आती है पेट्रोलियम मसनूआत में, हम मीटिंग करके किराए में कमी भी लाते हैं, ऑन द रिकॉर्ड बात है। और बिल्कुल जब इतना मतलब कमी आती है कि जो हम मतलब अवाम को लीड दें, अपने कारोबार को रन कर सकें और अवाम को भी मतलब मुसाफिर में ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड हो, तो अपने कारोबार के लिए हम कमी भी करते हैं किराए में, तो कमी होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि कमी होती है, लेकिन ऐसा आवाम को नहीं महसूस होता। सर ये बता दीजिए, उसूल तो यही है ना कि किराए बढ़ाने हो तो मुतल्लिका हुक्काम की मंजूरी हो, मशवरा हो, अप्रूवल के बगैर ना बढ़ सकें, ऐसा होता नहीं है। अब अगर हुकूमत कोई एक्शन लेती है तो आप लोग ताउन करेंगे या मुज़ाहमत करेंगे? तैयार हैं उस एक्शन के लिए? बिल्कुल हम ताउन करेंगे, मीटिंग भी करने को तैयार है। बिल्कुल काम अब जो करेंगे तो हम बिल्कुल बैठ के मीटिंग करके बिल्कुल हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान के साथ चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम अपने तौर पे कोई ऐसी चीजें कर देते हैं। आपको जैसे मैंने बताया, इसी में डीरेगुलेट पॉलिसी है पंजाब में, तो इसलिए अभी तक तो हमें किसी ने रिव्यू भी नहीं किया महकमा ट्रांसपोर्ट ने। जैसे ही महकमा ट्रांसपोर्ट हमें रिव्यू करेगा, हम बिल्कुल मीटिंग करके एक बेहतरीन लाएंगे जो मुसाफिरों के लिए भी ठीक हो और हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए भी ठीक हो। ऑलराइट, यही अगर आपका मौक़िफ़ है मलिक नदीम हुसैन साहब, सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स। लेकिन बात यह है कि हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी जब भी इस तरह होता है ना, ख़ासतौर पे जब खुशी हो रही होती है कि जी पेट्रोल की प्राइसेस कभी नीचे भी आती हैं, आ जाएं, तो हम जल्दी से अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को वी सेंड देम इन द फील्ड टू आस्क के किराए जो हैं वो कम हुए हैं कि नहीं हुए। और कभी भी वो रेशो जो होता है इट्स नॉट द सेम, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। हम मान लेते हैं कि शायद कभी कर भी लेते हैं 2-4 रुपए, लेकिन जो हम परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं ना कि जिस तरह जब ऊपर जाता है तो किराए किस तरह ऊपर जाते हैं, उस तरह कमी कभी नहीं। फिर एक और भी तो ये एक्नॉलेज करने वाली बात था कि जो जुर्माने होते हैं उनमें इजाफा हो गया है, तो सर आप ऐसी ड्राइविंग क्यों कर रहे हैं जिस पे जुर्माने हो रहे हैं, उसका खमियाजा क्यों मुसाफिरों को भुगतना पड़े? इंस्टेड के अपनी स्किल्स जो हैं उनको ठीक करें। नहीं, इस पे तकलीफ है कि जुर्माने क्योंकि उसके बाद गाड़ियों के तो किराए बढ़ेंगे। जुर्माने तो आपकी गलती की वजह से या रूल या वायलेशन की वजह से हो रहा है ना। फिर अपनी वो गाड़ियां जो हैं, जो ट्रांसपोर्ट होती है, जो चीज़ जिसको आप गाड़ी कहें, बस कहें, व्हाटएवर, क्योंकि कभी पर वो भी कहलाने के काबिल नहीं होती, क्या उसके फिटनेस सर्टिफिकेशन वगैरह होती है? मतलब देयर आर मेनी प्रोसेसेस
जो आपको करने चाहिए, आर यू डूइंग दैट और नॉट? तो उनको हम नज़रअंदाज कर ले, लेके कराए उसी तरह ही ऊपर जाएंगे जस्ट बिकॉज। तो ये डजंट मेक सेंस एट ऑल। अच्छा जी, मूविंग ऑन। और वैसे तो आपको पता है कि सेहत के मामलात हमारे मुल्क में भी कुछ मतलब इतने आइडियल नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों में बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो कि चौंका देने वाली हैं। पाकपतन वाक़े के बाद मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर से खबर मिली थी कि एक अस्पताल में 7 साल की बच्ची गलत इंजेक्शन की वजह से मौत के मुंह में चली गई। कितना कि कॉमन हो गया, यू डोंट इवन रेज एन आईब्राउ बिकॉज ये कोई नई चीज़ नहीं होती। तो इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर तो इसकी तरदीद की, लेकिन फिर इंक्वायरी हुई तो ड्यूटी डॉक्टर और डिस्पेंसर वाकई कसूरवार करार पाए गए और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इंक्वायरी में ये सामने भी आ गई बात। अदरवाइज ज़्यादातर ये होता है कि इसको छुपा दिया जाता है या किसी पे बात आने नहीं दी जाती। ड्यूटी डॉक्टर और कौन था स्टाफ का जो डिस्पेंसर जो स्टाफ होता है बेसिकली, व्हिच इज समथिंग। मतलब यही बड़ी बात है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बिकॉज हम कितने ऐसे केसेस सुन चुके हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री जहां एक्चुअली उसके बाद कुछ होता भी नहीं है। तो अब इनके खिलाफ कोई मिसाली कार्रवाई डेफिनेटली होनी चाहिए ताकि कोई डिटरेंस फॉर्म हो, कोई डर खौफ हो। वरना तो अब एक वो भी एहसास हो गया ना कि अगर गलती से 1-2 इंजेक्शन लग भी जाते हैं, इट्स ओके, क्या किया जा सकता है। तो हुकाम को चाहिए कि ऐसे मामलात को ज़रा ज़्यादा सीरियसली लिया जाए, जो कि इस केस में बात करते हैं। हमारे साथी हैं मुजफ्फरगढ़ से अदनान मुश्तबा। अदनान, ज़रा इस वाक़े से मुताल्लिक मज़ीद बता दीजिएगा, क्या तकलीफ के साथ पहुंची थी बच्ची अस्पताल? 29 जून के दिन एक तिफले नूर नाम की एक बच्ची है, 7 साल बच्ची है, उसे दही मरकज़ सेहत रंगपुर लाया जाता है। बच्ची को शिकायत होती है कि उसे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। तो इस दौरान जो डिस्पेंसर है वो एक इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद जो बच्ची की हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक हो जाती है, जिसके बाद जो है बच्ची की डेथ हो जाती है। और अहले इलाका उधर एहतजाज करते हैं, लवाहिकीन एहतजाज करते हैं बच्ची के। उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जो बच्ची की हलाकत है वो इंजेक्शन की वजह से हुई है। इस मामले के बाद महकमा सेहत की टीमें जो है वो मुतहरिक होती हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुरतुलैन है जो मेमन है वो मुतहरिक होती हैं और मामले की इंक्वायरी शुरू होती है। तो इसके बाद एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दही मरकज़ सेहत के जो डॉक्टर मुबशिर यूनुस हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा जो डिस्पेंसर है उसका नाम आमिर उसका बताया जा रहा है कि उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद आमिर नामी जो डिस्पेंसर है उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जो डॉक्टर और डिस्पेंसर हैं उन्हें अपनी नौकरियों से भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस वाक़े का जो स्पेशल सेक्रेटरी सेहत है जनूबी पंजाब हैं उनकी जानिब से नोटिस लिया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं उन्हें करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। तो इंक्वायरी रिपोर्ट भी इस वाक़े की मुकम्मल हो चुकी है और महकमा सेहत का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में जो मामले को हतमी शक्ल दी जा रही है। दिस इज सो मतलब ट्रेजिक और बिल्कुल अननेसेसरी। इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इधर भी देना चाहती हूँ कि जब आप किसी डिस्पेंसरी कहीं मेडिकल कहीं अस्पताल जाएं तो आंखें बंद करके जो चीज़ आपको दी जा रही है, कोई गोलियां हो, दवाइयां हो, कोई सिरप हो, कोई इंजेक्शन हो, मत मान लें। थोड़ी सी खैर मैं मतलब थोड़ी सी तहकीकात जो है ऑन योर ओन भी करनी चाहिए। तहकीकात की बात आती है फिर दोबारा उसी ज़रूरत पर जोर दिया जाता है कि हमारे माशरे में शरह ख़वानदगी जितनी कम है, जहाँ लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता। Actually, everything at the end of the day is connected to that. मसाइल की वजह है जब आप कुछ पढ़ ही नहीं सकते, आप देख ही नहीं सकते और इतना एतमाद है कि जो दिया होगा अगला वाला पढ़ा। Why are you trusting your life with अगला वाले ने पढ़ा होगा और उसको पता ही होगा वो आपको क्या दे रहा है? नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अभी भी हमारे साथ है। कार्रवाई ये जो रिपोर्ट है उसके हवाले से पूछना है आपसे कि ये रिपोर्ट ऑब्वियसली आई है, इस पे 2-4 लोगों का नाम भी आ गया और कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है। तो क्या कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ? कहाँ तक बात जा सकती है? महकमा सेहत की जानिब से जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसे हातमी शक्ल दे दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में काफ़ी सख्त किस्म की जो है वो सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो डिस्पेंसर आमिर है उसने डॉक्टर की हिदायत के बगैर ही बच्ची को आज खुद इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई।
तो इंक्वायरी कमेटी ने ये सिफारिश दी है कि जो डिस्पेंसर है उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। तो इसके बाद महकमा सेहत की जानिब से जो डिस्पेंसर है उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि डॉक्टर मुबशिर यूनुस हैं जिनके खिलाफ जो इंक्वायरी कमेटी है उनकी जानिब से सिफारिश की गई थी कि इन्हें न सिर्फ इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाए, जो क्योंकि ये एडहॉक डॉक्टर हैं तो इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाए, बल्कि इनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। तो महकमा सेहत का कहना है कि जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ भी पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो भी जिम्मेदार हैं उन इंसाफ के कटहरे में लाया जा रहा है। महकमा सेहत का यही कहना है कि इस हवाले से कोई भी नरमी नहीं बरती जा। चलिए जी, शुक्रिया अदनान मुस्तफा नुमाइंदा। गिरफ्तारियां तो हो गई हैं और कहा यही जा रहा है कि कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। We'll follow this up। जरा मौसम की बात कर लें। बारिश और नहीं हो रही, मतलब कहा ही जा रहा है कहीं रात में कहीं सुबह गाड़ी के आसार या सवारी के कराची की बात कर रहे हैं। हाँ, पता लगा कि कोई कुछ थोड़ी बूंदाबांदी हुई है या फुहार हुई पड़ी है। क्योंकि अर्लियर दिस वीक हमने अब आपको बताया था, अभी हो रही है। अच्छा, हमें अभी ये बताया जा रहा है कि अभी हो रही है, थोड़ी सी हो रही है। चलें, अच्छी बात है। हम जरा अंजुम नज़ीर साहब से जानते हैं। अंजुम साहब, हाँ 2 से 5 का ही बताया गया था, 2 को तो ऐसी कोई कंसिडरेबल कहीं भी नहीं, वैसे तो कंसिडरेबल क्या, वैसे तो हम तक तो नहीं पहुंची कोई बारिश की खबर। आप बताइएगा, अभी भी इम्कान है कि शहर में एक मेजर बारिश का स्पेल हो सकता है 5 तारीख तक? जी बहुत शुक्रिया। अगर आप बारिश की बात करते हैं तो कराची में कोई तेज बारिश के इम्कानात नहीं है, ताहम ये हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जो है ये वक्फे से अगले 2 रोज यानी कि आज और कल जारी रहेगा। अच्छा, हल्की फुल्की। वैसे इससे पहले जब ये सिस्टम आया नहीं था तो यही कहा जा रहा था कि ये एक और स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा और 2 से 5 तारीख के दरमियान जरा अच्छी बारिश होगी। हम अच्छी बारिश अब जहन से निकाल दें अपने एक और। जी देखें, महकमे मौसमियात ने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी कि ये स्ट्रॉन्ग स्पेल होगा। सिर्फ ये बताया गया था कि तवक्को होगी कि बारिश कुछ हो सकती है। ताहम इन 2 दिनों के बाद, थोड़े से गैप के बाद 8 या 9 तारीख से एक मरतबा फिर हल्की बारिश के सिलसिले कराची में वक्फे से जारी रहने के इम्कान है 9 से लेकर 11 तारीख तक। अच्छा चले, वो तो अगले हफ्ते की बात होगी। पहले हमने कहा कि हम ये तो तस्दीक कर लें, क्योंकि हम भी पूरा ये हफ्ता यही बता रहे थे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक बारिशों का सिलसिला जो है शायद दोबारा स्टार्ट होगा। दूसरी तरफ जाते हैं अंजुम साहब, आज इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, केपी, कश्मीर, ये बाज़ मकामात जो है मूसलाधार बारिश की पेशगोई की जा रही है, उसके हवाले से बताएं। ये भी पार्ट ऑफ द मॉनसून सिस्टम है और कितनी बारिश हो सकती है, कितनी बारिश मुतवक्के है? फ्लैश फ्लडिंग के, क्योंकि आपको पता है वाकयात हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट आजकल हो रहा है, मतलब बहुत सी चीजें हो रही हैं। देखें, क्लाउड बर्स्ट के बारे में थोड़ी सी जो है हम लोग क्लैरिफिकेशन देते भी रहे हैं और लोग इस बात को समझते नहीं है कि क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है। प्लीज समझाएं। बेसिकली क्लाउड बर्स्ट जो है वो वैलीज में होता है, नियर द माउंटेन्स, और क्लाउड बर्स्ट का ये मतलब होता है कि 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ऐसी सिचुएशन अभी तक फिल वक्त तो कहीं पर भी नहीं हुई जी। चिराट में कल जो है 24 घंटों में 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और ये सिलसिला आज से मजीद जो है क्या कहते हैं शिद्दत इख्तियार करेगा, क्योंकि मॉनसून हवाएं इस वक्त मुल्क के बालाई और मशरकी इलाकों को मुतासर कर रही हैं। इसके साथ साथ एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर करेगा, जिसकी वजह से जैसा कि आपने बताया कि पंजाब, बलाई पंजाब के अक्सर इलाकों में, जिसमें नॉर्थ ईस्ट पंजाब भी है, लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, उससे मुल्का इलाके गुजरावाला, फिर इस्लामाबाद, पोटोहार रीजन या केपी में चले जाएं आप, अपर केपी के, लोअर केपी के, गलियात, कश्मीर, इन इलाकों में जो है दरमियानी से मूसलाधार बारिश और चंद मुकामात पर शदीद मूसलाधार बारिश के इम्कानात रहेंगे। और ये सिलसिला जो है 11 तारीख तक है, इसमें जो है वो 6-7 तारीख के आसपास 1-2 दिन का गैप भी आ सकता है। अच्छा, तो टेम्परेचर्स इससे एक्सपेक्टेशन है कि कम हो जाएंगे काफ़ी, क्योंकि गर्मी भी शदीद किस्म की पड़ रही थी और इनफैक्ट जिन दिनों बारिशें नहीं होती वो गर्मी वापस जो टेम्परेचर्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ ओवरऑल भी देख रहे हैं आपकी कमी होगी, कुछ मौसम बारिश तो हो रही है लेकिन वैसे बेहतर हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर जो हमारे अपर एरियाज में जहां टेम्परेचर ज्यादा थे, अब इन बारिशों के बाद, क्योंकि ये बारिशें जीबी से लेकर तकरीबन पंजाब के तमाम इलाकों और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों तक है, जबकि सिंध के भी कुछ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश हो सकती है। ताहम थरपारकर रीजन में तवक्को है कि आने वाले आज और कल में कुछ इलाकों में जो बिल्कुल साउदर्न और साउथ ईस्टर्न साइड्स हैं वहां पे कुछ मूसलाधार बारिश हो सकती है। ऑफ कोर्स इस बारिश के स्पेल की वजह से जो है टेम्परेचर में वाजिया फर्क नजर आएगा और वेदर प्लेजेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ
ताहम जब गैप आएगा तो उस दौरान जो है टेम्परेचर दोबारा राइज होने की इम्कान और हब्स भी बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, कराची में आप बता रहे थे कि 8 से 11 तक दोबारा हल्की बारिश का इम्कान है। कोई अच्छी बारिश, जिसे हम अच्छी बारिश कहते हैं, जो अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले हमने देखी है, उस तरह का कोई स्पेल दोबारा इस महीने मुतवक्के है? जी देखें, 12 तारीख तक तो इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। ताहम जुलाई जो है वो आपको पता है कि एक बारिश के लिहाज से एक अच्छा महीना है, कराची का एवरेज भी अच्छा है, तो तवक्को होगी कि मिड के बाद जो है 2 से 3 सिलसिले आ सकते हैं। क्योंकि जरूरत भी होती है, जाहिर है पानी की कमी भी इन्हीं बारिशों से पूरी होती है हमारी मुख्तलिफ रिजर्वॉयर्स में। अच्छा अंजुम साहब, आप हमारे साथ हैं और हम एक क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। ये जो सवात इंसिडेंट अभी जब हुआ है, पूरी एक फैमिली जो है ऑलमोस्ट डूब गई, वहां भी यही बताया जा रहा था कि वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस किस्म की बारिश इतनी जल्दी एकदम से हो जाएगी। आप भी यही तस्दीक करें इस बात या की फिर कि अगर वो क्लाउड बर्स्ट नहीं था, जो एकदम पानी का रैला आया और इतना ज्यादा मतलब बढ़ इतना गया अनएक्सपेक्टेड कि एक बैठे हुए हैं वहां लोग और कोई फोरकास्ट में चले बारिश तो है, बट ये पानी का रेला आना या फिर बारिश इतनी एकदम से हो जाना कि पानी राइज हो गया, ऐसा ही हुआ था। देखिए जी, 2 इवेंट हुए थे। सबसे पहले जो है 26 तारीख से जो है एक ग्लॉफ के इवेंट की एडवाइजरी इशू कर दी गई थी, जो कि पीडीएमए केपी ने, जो पीएमडी प्रोवाइड करता है, पीडीएमए केपी ने वो एडवाइजरी जो है वो कमिश्नर्स और डीसीज को भी आगे प्रोवाइड कर दी थी कि 26 से 30 जून तक इस इलाके में ग्लॉफ का इवेंट हो सकता है, जिसको हम ग्लेशियर लेक का फटना कहते हैं। ये जो कलाम से आगे होशुक ग्लेशियर्स हैं, इस जगह पर जो है एक क्लाउड बर्स्ट का जो है इवेंट हुआ था और उसके साथ साथ पहाड़ों पर बारिश हुई थी। तो जब ये दोनों इवेंट का पानी मिला तो उसका प्रेशर जो है वो मजीद जो है वो स्ट्रेंथन हुआ और जिसकी वजह से ये सानिया हुआ। गॉट इट। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़रगम साहब फॉर बीइंग विद अस। जी, ये थोड़ी बारिश इन कराची और बाकी तो आपको बता ही दी है। हम ले रहे हैं ब्रेक। वेलकम बैक एंड लेट्स टॉक क्रिकेट। एशिया कप T20 में 2 महीने जो हैं उससे भी कम रह गए हैं और इससे पहले टीम बांग्लादेश जा रही है, मगर ज़राए बता रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में बिग 3 प्लेयर्स यानी बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं। और अगर वाकई ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि एशिया कप जैसे हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट में भी ये तीनों जो हैं वो शायद शामिल ना हो और रिजवान की शमूलियत के इम्कानात भी कम हो जाएंगे शायद। फिर सब जानते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हरीफ भारत का सामना भी रहेगा। मुमकिन स्केड्यूल के मुताबिक एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कम अज कम 2 बार होगा। फाइनल में पहुंचने की सूरत में रवायती हरीफ तीसरी बार भी मद्दे मुकाबिल आ सकते हैं। अब सवाल ये हो रहा है कि जब ये लोग खेलेंगे नहीं तो कारकर्दगी सामने ही नहीं आएगी। अब ऐसे में फिर एशिया कप के लिए इन्हें किस बुनियाद पर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 3 सीरीज हो चुकी हैं बाय द वे, जिसमें इन बिग 3 प्लेयर्स को, हमने वैसे इनको बिग 3 प्लेयर्स का नाम दिया है, तो शामिल नहीं किया गया। सो इसी पे जरा बात कर लेते हैं। हमारे दोस्त हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं याह्या हुसैनी, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों हैं। तो गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। भट्टी साहब, पहले तो ये बता दें कि ऑलरेडी 3 हमने गिनवा भी दिए हैं कि इन टूर्नामेंट्स में हमारे बिग 3 प्लेयर्स शामिल नहीं थे, तो अब क्या हम इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? और एशिया कप में भी अगर नहीं जाते, बांग्लादेश वाली टीम में भी इंक्लूड नहीं होते, तो वेयर डू दे स्टैंड? जी, मुझसे पूछ रही हैं हुमा? जी भट्टी साहब। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और सुबह खैर। देखें, जो मेरी इत्तलात है कि अब से तकरीबन 3-3.5 महीने पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक और सिलेक्शन कमेटी, इन्होंने जो डिसीजन लिया था उसके मुताबिक अब पाकिस्तान टीम ने आगे बढ़ना है यंग प्लेयर्स के साथ। और यंग प्लेयर्स जिस तरह अभी हमने बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में देखे, तो इन तीनों खिलाड़ियों के नामों के सामने, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल जिम्बाब्वे में भी ये नहीं थे, ये न्यूजीलैंड की सीरीज में भी नहीं थे और बांग्लादेश की होम सीरीज में भी नहीं थे। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही तय कर लिया है कि इस T20 फॉर्मेट में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान ये फिलहाल पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे और सलमान अली आगा की कप्तानी में
और माइक हैसन की हेड कोचिंग में पाकिस्तान अब नए प्लेयर्स के साथ एक अच्छी और मजबूत टीम बनाने जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों प्लेयर्स के नामों के सामने रेड लाइन खींच दी गई है। मुझे नहीं लग रहा कि ये एशिया कप के स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे, बल्कि ईद उल अजहा से कुछ दिन पहले नेशनल सिलेक्शन कमेटी की लाहौर में जो मीटिंग हुई थी, जिसमें बांग्लादेश के दौरे के लिए और वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए जो पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हुई थी, उसमें भी ये 3 खिलाड़ी शामिल नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें नियर फ्यूचर में भी ये पाकिस्तान टीम में खेलते हुए वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, क्या याह्या भी यही सोचते हैं? ये हम याह्या से ही जान लेते हैं। अच्छा, नहीं है अभी देर में ज्वाइन करेंगे। इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दें भट्टी साहब, इनको ना सिलेक्ट करने में इनका अपना रोल भी होता है, इनका अपना इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि पहले हमने देखा है कुछ प्लेयर्स ने इन द पास्ट टूर्नामेंट्स खुद अपना भी बता दिया कि मैं टेस्ट नहीं खेलूंगा तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। इट हैज हैपेंड। तो ये अगर बिग 3 की बात हो रही है, बिग 3 प्लेयर्स की बात हो रही है, हाँ, तो इनका अपना भी इसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा या फिर इनके लिए फैसला किया गया है? देखिए, ये तीनों तो खेलना चाहते हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, ये तो प्योरली क्रिकेटिंग रीजन है कि हम लोग इन्हीं प्रोग्रामों में लातादाद बार ये डिस्कस करते रहे कि आजकल की जो T20 क्रिकेट की डिमांड है उसके मुताबिक उनका स्ट्राइक रेट भी कम है। लेकिन देखिए, शाहीन शाह अफरीदी ने इसी फॉर्मेट में अपनी टीम को PSL जितवाया है, सो हम उनको कैसे यहाँ नहीं देख रहे? ये मुझे नहीं समझ आ रहा। मतलब बाकी चले ठीक है, उन्होंने उस तरह वो इवॉल्व नहीं कर सके। अगर रिजवान और बाबर की बात करें कि जो प्रेजेंट फॉर्मेट है और जो स्टाइल ऑफ क्रिकेटिंग है उसमें नहीं कर सके, बट शाहीन डन ग्रेट फॉर देयर टीम। दैट गोज विदाउट सेइंग, मतलब ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग, वो तो हो गया, लेकिन फिलहाल तो वो नहीं है ना टीमों का हिस्सा। बट शाहीन आफरीदी की रीजनिंग समझ नहीं आ रही कि व्हाई वुडंट ही बी अ पार्ट ऑफ इट। भट्टी साहब देखिए, शाहीन आफरीदी की जो मैंने कहानी सुनी है, क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद शाहीन आफरीदी नॉन क्रिकेटिंग रीजन की वजह से पाकिस्तान टीम का पार्ट नहीं है। उनका कुछ जो सिलेक्शन कमेटी की पिछली मीटिंग हुई थी उसमें जो डिस्कशन हुआ था कि हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया कि उनका जो एटीट्यूड है उसकी वजह से टीम मैनेजमेंट उनसे खुश नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि क्रिकेटिंग रीजन की वजह से शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में तो रहते हैं। बिल्कुल उन्होंने लाहौर कलंदर्स को एज ए बॉलर और एज ए कप्तान दोनों पाकिस्तान अपनी लाहौर कलंदर्स को कामयाबी दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन उनके जो कुछ रवैये से पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट में जो कुछ लोग नाराज हैं, उसकी वजह से फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी के नाम के आगे भी दैट इज न्यूज़ एज वेल। अभी हम ये कह दें, और भट्टी ने भी वजाहत की है कि ज़राए बता रहे हैं अभी इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। हाँ, लेकिन उस पर हम बात तो करेंगे ना। बात अगर आ ही गई है तो हम थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि अगर कोई प्लेयर इस वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहा एंड दे आर नॉन क्रिकेटिंग रीजंस, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा, सो व्हाट आर दोस रीजंस? That raises a lot of questions because at the end of the day, what is your claim to fame? You are a cricketer. और बाकी क्या इश्यूज हैं? Why you are not part of the team? एटीट्यूड की भी बात हो रही है। We are not saying anything, ये सारी चीजें हम यही सवाल बनता है ना कि भाई चलिए, बाकी बाबर और रिजवान की कारकर्दगी के अगर इश्यूज हैं या क्रिकेटिंग रीजंस हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी ने तो इस फॉर्मेट में अभी अपनी टीम को PSL का टूर्नामेंट जितवाया है। सामने so why not him? You know, why don't we see him in Asia Cup? याह्या से पूछते हैं। याह्या ने हमें क्या खबरें हैं? इन तीनों को हम देखेंगे खेलते हुए। यहां से शुरू करते हैं एशिया कप में। देखिए अब्दुल्ला, जिस तरह माजिद भट्टी साहब ने बात की, आपने हुमा ने बात की, तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई टेस्ट रैंकिंग जारी हुई है उसमें पाकिस्तान का कोई बैट्समैन टॉप 10 में नहीं है। सऊद शकील 11वें नंबर पर है। और ये आपके लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि जो ICC की T20 रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान मेंस टीम का तो कोई खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं है, लेकिन खवातीन खिलाड़ी जो है वो टॉप 10 में जो है आपको दिखाई दे रही। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की एक अच्छी खबर है। लेकिन आने वाले दिनों में बाबर आजम जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनकी बात बन जाए
और वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, अपने नंबर को नीचे लाने के लिए तैयार है, लेकिन सारा दारोमदार टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। और जहां तक रही रिजवान की बात, तो उनको आने वाले दिनों में 440 वोट का एक और झटका लगने वाला है, इस बात का खुलासा होने वाला है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के दौरे में अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड इस बात पर आमादा ना हुआ कि वो पाकिस्तान के T20 मैचों को वनडे में तब्दील ना करता है, तो पाकिस्तान को वनडे सीरीज खेलनी पड़ेगी। और लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जब वनडे सीरीज होगी तो उसमें रिजवान और बाबर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल वापस आ जाएंगे, लेकिन इत्तलात यह है कि वनडे टीम की क़यादत जो है वो रिजवान से लेकर सलमान अली आगा को दी जा रही है। तो ये उनके लिए एक और बड़ा खतरा है, और इसका मतलब यह है कि उनका T20 करियर फिलहाल अगले 1 साल के लिए तो उसके आगे फुल स्टॉप लग गया। रही जहां तक शाहीन शाह अफरीदी की बात, तो बाबर और रिजवान ये तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए हैं, क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, बिल्कुल ठीक है शाहीन अफरीदी के, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कड़वा घुट पीना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग में वो कुव्वत नहीं है, इस बात को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। और आपको एशिया कप में बाबर और रिजवान के बगैर तो आप शायद चले जाए, लेकिन शाहीन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। That is what begs the question. That is what begs the question कि ऐसी क्या रीजनिंग है कि उनको कंसिडर ना किया जा रहा हो। या पहले ये कर दें जल्दी से और फिर हम आगे चलते हैं। देखिए उमा, जो आज की क्रिकेट और आज से 10 साल पहले की क्रिकेट में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, वो ये है कि खेल के साथ आपको अपने डिसिप्लिन के साथ अपने दूसरी चीजों को भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। आप स्टार होंगे, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ मसाइल हैं शाहीन शाह अफरीदी के, उनको बैठकर उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा बोर्ड के साथ। बहुत सारी बातें हैं जिसके हवाले से ना बोर्ड बात करेगा, ना शाहीन शाह अफरीदी बात करेंगे, बैकडोर डिप्लोमेसी भी होगी। और ये भी मैं आपको कहूंगा कहीं कहीं जो है वो शाह से ज्यादा शाह के वफादार, और आप कहते हैं ना कि वो शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था, तो कहीं शाहीन अफरीदी की गलती नहीं भी होगी, लेकिन उनके साथ जो लोग मुंसलिक हैं वो उनके लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। हम तो बहैसियत क्रिकेट एंड शाहीन फैंस ये उन्हें मशवरा देंगे कि मामलात को देखें, संभालें। लेकिन वी रिस्पेक्ट यू याहिया एंड भट्टी साहब के आप लोगों ने बहुत इंट्रिकेसी में जाके रीजनिंग नहीं दी हमें। जी, और मेरा ख्याल है कि हम यही कहेंगे कि ह्यूमिलिटी ही इंसान को बड़ा आदमी बनाती है। आप ग्राउंडेड रहें, आप जमीन से लगे रहें, अपने लोगों से जुड़े रहें, तो ही आप बड़े आदमी बनते हैं। जी भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मैं कह रहा हूं कि शाहीन शाह अफरीदी को बाहर करके किसी और को भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैगाम दे रहा है। आप देखें जो बयानबाजी शाहीन शाह अफरीदी के दाएं बाएं से हो रही थी, अब उसमें भी कुछ कमी आई है। तो एक रीजन ये भी है जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी को नुकसान हो रहा है। अच्छा, सो बहुत ट्रिकी सिचुएशंस हो जाती हैं खिलाड़ियों के लिए, बिकॉज स्टारडम ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज एज वेल। सो हम बस उम्मीद ही कर सकते हैं। तो क्या हम उम्मीद रखें या क्योंकि शाहीन की ज़ाहिर परफॉर्मेंस है, बहैसियत कप्तान भी उनकी परफॉर्मेंस रही है, बॉलर भी रही है, उनकी जगह हमने देखा नसीम शाह हैं, बट दोनों की कारकर्दगी में स्टार्क डिफरेंस है। So should we expect कि हाँ, we want Pakistan cricket to thrive and Shaheen is an important asset. But at the end of the day, solve हो जाएंगे और कुछ बात बन जाएगी। Do we see that happening? देखिए, बात बनानी पड़ेगी, दोनों तरफ को जो है बर्फ पिघलानी पड़ेगी, क्योंकि शाहीन अफरीदी का ही नुकसान है इस तमाम सूरत हाल में। Absolutely. क्योंकि जिस तरह नए खिलाड़ी टीम में आ रहे हैं तो दबाव बनेगा शाहीन अफरीदी के ऊपर, उनके ऊपर बहुत सारी आंखें होंगी और शाहीन अफरीदी को आकर हर मैच में परफॉर्म करना पड़ेगा। और आपके सामने आपने नसीम शाह की बात की, नसीम शाह फिटनेस की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और शाहीन अफरीदी टेस्ट मैच नहीं खेले, अब वो कह रहे हैं कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ। सबको पता है कौन कितने फॉर्मेट खेल सकता है। अभी आप बांग्लादेश जा रहे हैं, वहां हारिस रऊफ को जो कि सैन फ्रांसिस्को के लिए मेजर लीग खेल रहे हैं, ये मैनेजमेंट तय कर रही है कि उनको सारे मैच नहीं खिलाए जाएंगे। लेकिन बॉलिंग में वैक्यूम मौजूद है, शाहीन अफरीदी की जगह बन सकती है, लेकिन शाहीन अफरीदी को बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर उनके अपने क्रिकेट करियर को उनको लिंगर ऑन करना है तो उनको बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसमें कोई कबात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। दुनिया में बहुत सारी टीमें हैं जहां पर केविन पीटरसन की मिसाल आपके सामने है। अभी विराट कोहली को आप ले लीजिए, विराट कोहली ख्वाहिश रखते थे कि उनको टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाए, वो शुभमन गिल की क़यादत में खेलना नहीं चाहते थे। क्रिकेट बोर्ड ने तय किया, उन्होंने कहा ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ। यूनुस खान की मिसाल आपके सामने है, यूनुस खान नहीं खेलना चाहते थे सरफराज अहमद की क़यादत में, वो क़यादत करना चाहते थे, क्रिकेट बोर्ड नहीं माना, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं अपने क्रिकेट करियर को समेट रहा हूँ। शाहीन अफरीदी के पास
वक्त मौजूद है। शाहीन आफरीदी को बहुत सारी चीजें सोचना चाहिए, वो एक खिलाड़ी की हैसियत है। बिल्कुल, वैसे आपने ये सही कहा है क्योंकि शाहीन इज मतलब ऑब्वियसली ही इज बीन देयर फॉर अ व्हाइल बट स्टिल ही इज इट्स यू नो हमें लगता है कि देयर इज द बेस्ट इज स्टिल इन हिम, इट इज टू अर्ली टू बी। यही हम बात कह रहे हैं कि जिनकी मिसालें हम दे रहे हैं यहाँ पे, चाहे यूनुस खान हो या विराट कोहली हो, उनकी एज और शाहीन इज मच यंगर। ये क्या इसमें थोड़ा सा ये एलिमेंट भी लाएं कि उनको जो एडवाइस दी जा रही है दैट इज परहैप्स नॉट रियली हेल्पिंग हिम। आप तो नहीं दे रहे कहीं उन्हें एडवाइस? नहीं, मतलब उनके वैसे तो फादर इन लॉ शाहिद अफरीदी भी हैं। नहीं, मुझे लग रहा है हो सकता है भट्टी साहब शाहिद अफरीदी को एडवाइस दे रहे हो और आगे से वो दे रहे हैं। समझाने वालों में तो चले हो ही सकता है कोई भी। भट्टी साहब, मैं अब्दुल्ला आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि जब मैंने पहली बार ये खबर दी कि शाहीन शाह अफरीदी को उनके रवैये की वजह से पाकिस्तान टीम से बाहर रखा जा रहा है, तो शाहीन ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि माजिद भाई अगर आप मुझसे पूछ लेते तो मैं आपको बेहतर पोजीशन बता देता। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो सिलेक्शन कमेटी में डिस्कस हुई है। तो शाहीन आफरीदी को देखे कंसर्न तो है, लेकिन अगर आपका बच्चा गलती करे तो आप वहीं रुके भट्टी साहब। फिर उसके बाद आपकी क्या बात हुई? शाहीन आफरीदी ने जब आपसे बात की तो उन्होंने आपको क्या बताया? जब उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछ लेते तो क्या बताया? तो जब बात हो ही गई तो पूछ लिया फिर आपने? नहीं, शाहीन ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी किरदार कुशी हो रही है। अच्छा, मेरा अगर रवैया खराब होता तो मैं दुनिया भर में लीग्स खेल रहा हूं, मैं लाहौर कलंदर को जितवा रहा हूं, वहां से तो कभी शिकायत नहीं आई। दरअसल आप देखें ये मामला कब से खराब हुआ जब शाहीन आफरीदी को 5 मैचों के बाद कप्तानी से हटाया गया। क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है वहां से जो फैसले हुए उसने भी शाहीन शाह अफरीदी को नाराज करने की कोशिश की। दुनिया में कोई ऐसा कप्तान नहीं है कि 5 T20 मैचों की परफॉर्मेंस के बाद अचानक शाहीन शाह अफरीदी से कप्तानी छीनकर दोबारा बाबर आजम के सर पर वो ताज सजा दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को भी अपनी अदाओं पर गौर करना होगा। हो सकता है शाहीन अफरीदी कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हो, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की जो गलतियां हैं उन पर भी पर्दा नहीं डाला जा सकता। क्रिकेट बोर्ड भी प्लेयर्स को नाराज कर रहा है। चलें ठीक है, फेयर इनफ, ये बात हो गई। अब जरा आ जाते हैं एशिया कप पे, और आप दोनों से ही ये सवाल है क्योंकि अब ये फैसला ऑलमोस्ट हो ही गया है कि दुबई में होगा एशिया कप। अब दुबई की पिचेस पे स्पिनर्स का ही कमाल होता है बेसिकली। या आप बता दें कि किसको हम देख रहे हैं वहाँ परफॉर्म करते हुए, अबरार का साथ देते हुए, और खास तौर पे अभी बांग्लादेश वाली सीरीज जो होगी उसमें उनको टेस्ट किया जाएगा। एक चीज मैं ऐड कर दूं, अभी आप बात कर रही थी माजिद भट्टी से कि शाहीन आफरीदी से आपने क्या कहा, आपको शाहीन आफरीदी ने क्या कहा। वो शायद ने कहा है ना कि वो इतना पूछ ले मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, वो इतना पूछ ले मुझसे तो फिर किस बात का गम है। और भट्टी साहब जो कह रहे थे ना, सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि एटीट्यूड का मसला है, ये सिलेक्शन कमेटी के बस की बात नहीं है। सिलेक्शन कमेटी इतना बड़ा फैसला कर नहीं सकती। जहां तक एशिया कप के टूर्नामेंट की आप बात कर रही है, मिस्ट्री स्पिनर अबरार आपके पास है। सुफियान मुकीम को बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के दौरे में टीम पाकिस्तान में शामिल किया जा रहा है क्योंकि कंधे की इंजरी की वजह से अगले 3 महीने शायद शादाब पाकिस्तान टीम को अवेलेबल ना हो। उसके साथ उस्मान तारिक जो कि कैरेबियन लीग खेलने के लिए जा रहे हैं, उनकी फील्डिंग के बड़े मसाइल हैं। क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए और उनको कंसीडर करना चाहिए। और एक बार फिर नवाज की लॉटरी लग सकती है जो इमाद वसीम की अदम मौजूदगी में कई बार खेले। अब तो इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में आपके पास कप्तान आगा सलमान है, फिर साइम अयूब भी बॉलिंग कर सकते हैं। और एशिया कप में पाकिस्तान टीम में अगर नईम को शामिल किया जाता है, हमने उनको लाहौर कलंदर से बॉल डालते हुए देखा है। फैसल अकरम भी आए थे, वो कहाँ है? बीच में आए थे लेफ्ट आर्म। जी बिल्कुल, उनको स्किल डेवलपमेंट कैंप में बुलाया गया है, बट मुझे नहीं लग रहा कि फिलहाल उनको कंसीडर किया जाए। और पाकिस्तान टीम की बैटिंग का तो कोई तरह मसला नहीं है, ना स्पिन बॉलिंग का मसला है, सिर्फ फास्ट बॉलिंग का मसला है। और ये मसला शाहीन के आने से हल हो सकता है, लेकिन इसके लिए शाहीन को भी जो है वो अपनी अदाओं पे गौर करना पड़ेगा। अच्छा, कीपिंग का बताइएगा, हम हारिस पे डिपेंड करेंगे? भट्टी साहब आप बता दें, हसीबुल्लाह का कोई चांस है? देखिए, जो मैंने सुना है, ये जो मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान की टीम सिलेक्ट हुई थी, उसमें मोहम्मद रिजवान का तो कहीं जिक्र नहीं था। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के नंबर 1 विकेट कीपर थे। रोहेल नजीर को उनके साथ रखा जा रहा है, एक और हमारे टैलेंटेड विकेट कीपर। तो रोहेल नजीर और हारिस के बारे में ये इत्तलात हैं, जिस तरह याहिया अभी कह रहे थे
कि शादाब खान के कंधे का ऑपरेशन होने वाला है, वो 3-4 महीने क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे, तो मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नायब कप्तान बनाने पर भी गौर हो रहा है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स हैं जो हमें अगले 1-8 हफ्ते में नजर आएंगी पाकिस्तान क्रिकेट के फ्रंट पे। बहुत सारी अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि हमारा मसला हमेशा मिडिल ऑर्डर का रहा है एंड वी हैव बीन ऑलवेज ऑन अ लुकआउट फॉर एन ऑलराउंडर, क्योंकि ओपनिंग अगर आप फखर कर लें, आप साइम कर लें, उसके बाद साहबजादा फरहान को भी आप बीच में डाल दें, हारिस भी कर लेते होते हैं ओपन, मिडिल में क्या चल रहा है? मिडिल के लिए हमने कोई Are we sorted? Are we sorted? Do we have the right people in place मिडिल ऑर्डर के लिए? मिडिल ऑर्डर में क्या मसला है? हसन नवाज जब से आए हैं उन्होंने तो सबको पीछे से संभाल लिया। फिर आपको कप्तान मोहम्मद सलमान है मिडिल ऑर्डर में। मतलब एक बंदा तो नहीं हो सकता ना, और भी बताएं, वरना तो साउथ जफर भी है। हाँ, नहीं, सऊद शकील को नहीं कंसिडर किया जा रहा। सऊद शकील तो कैरेबियन गियाना लीग खेलने के लिए गए हैं और शायद वहीं से वो पाकिस्तान शाहीन्स को ज्वाइन करेंगे इंग्लैंड में। ख्वाजा नाफे एक अच्छा इंडक्शन हो सकते हैं टीम पाकिस्तान में, मिडिल ऑर्डर में उनको मौका दिया जा सकता है तो वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। मुझे लग रहा है कि खुशदिल शाह शायद ना हो अगले आने वाले दिनों में टीम पाकिस्तान में, और उनकी जगह शायद हैदर अली को पाकिस्तान टीम में मौका दिया जाए। फिर फहीम अशरफ एक ऑलराउंडर की हैसियत से टीम में मौजूद है, और ऑलराउंडर तो सलमान अली आगा भी हैं वैसे कप्तान। जी बिल्कुल, सलमान अली आगा भी हैं, और उसके साथ अब्बास आफरीदी भी एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिर्फ मसला पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में है। वैसे साइम को भी हम एज अ बॉलर यूटिलाइज करेंगे साइम को। नहीं, बिल्कुल 1-2 ओवर तो उसे आप दिलवा सकते हैं और कंपटीशन हो जाएगा। अगर नहीं, जिनको स्किल कैंप के तीसरे मरहले में बुलाया गया है, अगर उनको खिलाया गया तो वो एक अच्छा प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं पाकिस्तान टीम के लिए। ठीक है जी, लेट्स सी क्या होता है। कब तक वैसे ये एशिया कप वाला मामला फाइनल हो जाएगा, फाइनल नाम सामने आ जाएंगे? एशिया कप में तो अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन अगले 24 घंटों में पाकिस्तान टीम अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश के लिए। ऑलराइट, याह्या एन भट्टी साहब, और उससे हमें एक सेंस भी मिल जाएगी। हाँ, फिर हम मजीद बातें करेंगे कि आगे क्या होने लगा है। वी आर टेकिंग शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छे से पहले हम क्रिकेट की बात कर रहे थे ना, तो याह्या हमारे साथ थे, याह्या हुसैनी, और वो विमेंस क्रिकेटर्स की तारीफ कर रहे थे। ऑब्वियसली जो कि रैंकिंग में बिल्कुल बनती भी हैं, जिनके नाम भी आए हैं, हमारी अपनी लड़कियां जो हैं, तो दे आर परफॉर्मिंग वेल इन ऑल स्पोर्ट्स। बाय द वे, AFC विमेन एशियन कप क्वालिफायर्स में पाकिस्तान ने अपने दूसरे मैच में 62 दर्जा बेहतर टीम इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। सो वी आर डूइंग वेल एवरीवेयर। इंडीड डूइंग वेल। पाकिस्तान की जानिब से नादिया खान और सोहाई रानी ने गोल स्कोर किए हैं, जबकि गोलकीपर्स ने हरीफ के मुतादिद हमले नाकाम बनाए हैं। पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। ये सितंबर 2023 के बाद पाकिस्तान की पहली इंटरनेशनल फतह है। इससे कबल पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा सितंबर 23 में लाओस को शिकस्त दी थी, और AFC एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तानी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 5 जुलाई को किर्गिज़स्तान के खिलाफ। I mean, this was a great win, और उसके बाद ये सेलिब्रेशन भी आपको दिखाना चाहते हैं, बिकॉज you know we are still making a name for ourselves। हम बड़े इनिशियल स्टेजेस पे हैं, और उसमें आपको ऐसी कामयाबियां अगर मिले कि अपने मतलब कितने आप कम रैंकिंग पे हैं और अपने से बहुत बेहतर रैंकिंग पे आप हरा दें। क्या सहूलियात हैं, तो हमारी लड़कियों को क्या ही मिल रहा होगा फुटबॉल में इस मकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन फिर भी रेजिलिएंट हैं हमारी खवातीन, हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां, और करती हैं और हम कितनी बार जो क्रिकेट से के अलावा जो भी स्पोर्ट है उनमें, जब मतलब खवातीन में लड़कियों की क्या बात करूं, लड़के भी व्हेन दे डू वेल, तो हम उनसे जरूर पूछते हैं कि उनकी क्या सैक्रिफाइसेस हैं, हाउ दे रीच्ड वेयर दे रीच्ड। तो इन लड़कियों को तो देख के ही हमें पता है कि कितने हर्डल्स होंगे, और क्योंकि क्रिकेट के अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है किसी स्पोर्ट में इन्वेस्ट करना, किसी स्पोर्ट में। सो आई कैन ओनली इमेजिन कि ये विन कितनी बिग विन है फॉर दीज गर्ल्स। सो फुटबॉल का टैलेंट है, इन लड़कियों ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया है। फुटबॉल एक्चुअली इन्वेस्ट किया जाए सो वी कैन गो अलोंग। मैसिव इंटरेस्ट है, तो मैसिव इंटरेस्ट भी है, एक तो टैलेंट भी है और मैसिव इंटरेस्ट तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत है।
तो चलें, अच्छा है कि अब कुछ हम देख रहे हैं और देखने को मिल रहा है। अच्छा जी, लेट्स गो बैक एंड रिविजिट सवात में क्या हुआ था, बिकॉज वी स्टिल हैव क्वेश्चंस अबाउट इट। और उसकी इंक्वायरी 17 अफराद का दिन दिहाड़े मौत के मुंह में यूं चले जाना एक ऐसा वाकया नहीं है जिसे भुलाया जा सके। और ये मामला अदालत तक भी जा पहुंचा है। पेशावर हाई कोर्ट ने सानहा सवात पर कमिश्नर मालाकंड और दीगर मुतल्लिका अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब किया। सानहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कितने ही जवाब क्यों ना पेश कर लें, मगर दिल खराश वाक़या है। सूबाई हुकूमत की इंतज़ामी सलाहियतों और रेस्क्यू इदारों की गफलत, नाअहली और कमज़ोरियों पर सवालात उठाता रहेगा। मतलब इन ब्रॉड डे लाइट ब्रॉडकास्ट हुआ है ऑलमोस्ट ये सानिया, जो ये ट्रेजेडी जो है ब्रॉडकास्ट हुई है, बिकॉज वीडियोज वर बीइंग मेड फ्रॉम एवरी एंगल। घंटों, एटलीस्ट 1 घंटे से ज्यादा टाइम तो था। फिर वो एक बंदा जा रहा है, फिर दो दूसरा जा रहा है, मतलब एक एक करके इनकी फैमिली जो है खत्म हुई है। ये बड़ा मुश्किल है। और कितनी उम्मीद होगी, आई एम श्योर जो लोग साइट पे वीडियो बना रहे होंगे अब वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि अब तक तो रेस्क्यू वाले आ ही जाएंगे। और जो फंसे हुए थे वो फैमिली भी सोच रही होगी काफी देर हो गई है कि कोई तो बचा लेगा, कोई तो आएगा ना हमें बचाने। नोबडी केम। मतलब इससे ज्यादा ट्रेजेडी, और फिर अपनी फैमिली को जाते हुए इस तरह देखना। अच्छा, ये भी बताएं आपको, अपोजिशन भी सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद खान साने का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत को करार दे रहे हैं। और अपोजिशन लीडर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर रहे हैं। काफ़ी एक्चुअली क्वार्टर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। उनका मौक़िफ़ है कि रेस्क्यू इदारों को तमाम ज़रूरी सामान और आलात फराहम करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। और कल हमारे ही प्रोग्राम में रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बिलाल फैजी ने एतराफ़ किया है कि हमारे पास जो कश्तियाँ थीं वो ऐसे हालात के लिए बनी ही नहीं थी। मतलब इट वाज एग्जैक्टली क्या उनका कहना था, ये जरा आप खुद देख लें। अनफॉर्चुनेटली इस वाकये में जो है वो टाइम लैप्स जो था वो बहुत ज्यादा था। दूसरा कम्युनिकेशन एरर जो था वो भी बीच में था। इस अनफॉर्चुनेट सैलाबी रेले में हमारे पास जो बोट्स हैं वो 2 किस्म की हैं, रबड़ बोट्स है और फाइबर बोट है, जो कि इस पानी में काम नहीं करती। और जब फिर इन्होंने ये बताया ना कि मतलब जो चीजें इनके पास हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उसमें एक ड्रोन का भी जिक्र हो रहा था। अब्दुल्ला, आपको याद है? एक मतलब कि ये हम जरा और भी चीजें आपको दिखा रहे हैं साथ। ये किसी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में ये इसका अमली मुजाहिरा हो रहा है। मतलब एक्चुअल टेस्टिंग तो इसकी उन हालात में होगी ना जहां बारिश भी हो रही होगी, जहां या बारिश नहीं हो रही होगी तो हवाएं चल रही होंगी, दरिया होगा। मतलब फोटो सेशन तो ऐसे हो रहा है इस एक ड्रोन के साथ जैसे कोई बहुत ही कमाल काम किया है। इर्द-गिर्द एक बारात आई हुई है, एक मेला लगा हुआ है उस एक ड्रोन को देखने के लिए। प्लीज अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। और ये शोशा के लिए नहीं है चीजें, दे आर टू बी एक्चुअली यूज्ड इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, जो कि आई एम सॉरी टू से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इट्स टू प्रेशियस टू बी यूज्ड एक्चुअली। ये बस दिखाने के लिए। ये कैसे पहुंचेगा? हर जगह पे मौजूद होगा क्या ये? भाई एक जगह पे जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा तो वहां तो कुछ था ही नहीं ना, तो पहुंचता क्या? मतलब ये ड्रोन अब प्रोक्योर किया इस वाक़े के बाद। अब इस वाक़े के बाद, प्रोक्योर होने के बाद, ये पेशावर में रहेगा, ये सवात में रहेगा, ये नारान में मौजूद होगा, ये कागान में होगा, ये मालम जब्बा में होगा, ये कहाँ होगा? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। कश्तियां कितनी ली गई? एक ड्रोन इज नॉट इनफ। मतलब और क्या प्रिपेयर्डनेस है? और ये हमें ना तकलीफ ये होती है कि शोशा बहुत किया जाता है। लिटरली एक अनार है 100 बीमारे यहाँ। तो हमें बताएं कि जी हमने कुछ 100 ड्रोन ऑर्डर कर दिए हैं और ये हर जिले में मौजूद होंगे। और मतलब जो भी दरिया के किनारे हैं जहां पे इस तरह के हालात और वाकयात पैदा हो सकते हैं, चाहे वो इससे कितनी मदद ली जा सकती है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बहुत आगे की बात है। लाइफ जैकेट तो नहीं ड्रॉप किया सिर्फ, मतलब कितना कुछ इससे पहुंचाया जा सकता है। मैं एक सच बात बताऊं, एक रस्सी भी फेंक दी जाती ना उनकी तरफ तो शायद कुछ हो जाता। मतलब छोड़ दें आप ड्रोन टेक्नोलॉजी में जाने की। देयर वाज नोबडी इनसाइड। दैट इज अ ट्रेजेडी। सानहा सवात के बाद से दरिया के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। हमने आपको बताया था कि बहुत सी तामीरात गिराई गई हैं। इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर इबादुल्ला खान ऑपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इस पे हुकूमती मौक़िफ़ भी लिया है, रेस्क्यू इदारों का मौक़िफ़ भी लिया है, ऑपोजिशन का भी मौक़िफ़ आपके सामने रखा। ऑब्वियसली बहुत ही ये जिसको कहते हैं कि दिल खराश वाक़या हुआ है। पूरा पाकिस्तान जो है, वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट ओवर इट। आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं कि सवात में जो कुछ हुआ सानिया है, लेकिन हुकूमत कह रही है, रेस्क्यू वाले भी कह रहे हैं, सब इदारे कह रहे हैं कि जो कुछ कर सकते थे वो किया गया।
जो कि विच इन इटसेल्फ रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको ये क्यों लगता है कि एक्चुअली उन्होंने दे डिड नॉट ट्राई देयर बेस्ट एट ऑल? मैंने ज़िंदगी में जो भी इंसिडेंट देखे, ये फर्स्ट इंसिडेंट था कि जो इंसान की ज़हन को, दिल को दहला देता है, जो भी इंसान हो, जो भी फैमिली वाला हो। और शर्मिंदा हो बीइंग अ पख्तून, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिस प्रोविंस, कि वो हमारे मेहमान थे और हमने अपने मेहमान जो हमारे थे हम वो नहीं बचा सके। मैं एक टेक्निकल चीज़ें आपको बताता हूँ कि पानी के ट्रेवल में बहरीन से जिस जगह ये हादसा हुआ है, ये मिंगोरा पर हुआ, तो कम से कम 2 घंटे ये गैप इसको मिला गवर्नमेंट को। इसके अलावा जब ये सैलाब आ गया, ये लोग फंस गए, तो फिर 2 घंटे वो बेचारे चीखते रहे, फिर भी कोई नहीं गया। तो ये किसकी ब्लंडर है भाई? ये जो कह रहे हैं हमने सब कुछ किया, मुझे ये बताए कि ये जो 3 बंदे रेस्क्यू हुए, वो तीनों बंदे, एक सोशल वर्कर है, हिलाल उसका नाम है, उसने पर्सनल कैपेसिटी में रेस्क्यू किए, पर्सनल कैपेसिटी में। मैं जो परसों गया हूँ उधर, तो मैंने उसको शील्ड भी दिया है, मैंने उसको इनाम भी दिया है कि ये हमारा हीरो है। डीजी जो कह रहा है, डीजी रेस्क्यू, ये झूठ बोल रहा है कि हमारे लोगों ने रेस्क्यू किया। इनके लोगों ने सिंगल बंदे को रेस्क्यू नहीं किया, ये आम सोशल वर्कर है, उसने रेस्क्यू किया। मैं यही पूछता हूँ कि जब अलीमा खान फंस जाती है सिंदूर में, तो हेलीकॉप्टर विद इन 15 मिनट्स पहुँच सकती है। जब इससे 10 दिन पहले सिंदूर में जो फेस्टिवल था, तो 10 दफ़ा सीम के हेलीकॉप्टर उधर बैरिस्टर सेफ और ये लोग इनकी फैमिलीज़ के सेल सपाटों के लिए मौजूद था। मैंने ये डिमांड किया था कि ये रिज़ाइन दे दें। इसके जवाब में ये इतने अक्ल कुल है, इतने होशियार है, इतने वेल इन्फॉर्म लोग हैं कि परसों फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सेफ से किसी ने क्वेश्चन किया कि इसने कहा है कि सीम रिज़ाइन करे। उसने ज़बरदस्त जवाब दिया, आपके साथ मौजूद भी होगा। उसने कहा है कि अगर रिज़ाइन बनता है तो फिर मरियम नवाज़ का बनता है, जो मरी में, जो बर्फबारी में जो लोग शहीद हुए, तो सबसे पहले इसका रिज़ाइन बनता है। उसकी यही भी पता नहीं था कि जो बर्फबारी में लोग शहीद हुए वह वसीम अकरम प्लस बुज़दार बैठा था पंजाब में, और इधर ये जो अक़ल कुल है इमरान खान वज़ीर आज़म था। सर ये फरमाइएगा कि आप लोग वज़ीर आला वगैरह के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस हादसे के बाद ही सही वो उनका ये कहना है कि वो कुछ कर रहे हैं, दरिया किनारे तजावुज़ात हटाई जा रही हैं। अब इन तजावुज़ात में अगर आपकी फैमिली या किसी अपोजिशन रहनुमा का होटल या कोई कारोबार आ जाए, तो फिर हमने देखा है कि लोग एतराज़ करते हैं, फिर एहतजाज करते हैं, फिर आप लोग किसका साथ देंगे ऐसी सूरत हाल में? इन एतराज़ात को जायज़ समझा जाएगा? फिर बहुत सिंपल सी बात है, ये जो तजावुज़ात के नाम से ये जो ड्राई इन लोगों ने शुरू किए हैं, मैं पहले ये पूछता हूँ इन लोगों को एनओसी किसने दी? 80% एनओसीज उस वक्त के स्वाद से एक वज़ीर था मुराद सईद, उसका नाम था, पैसे लेकर वो इशू करता था 80%। मैंने आपने कहा कि आप लोगों की है, बिल्कुल ये मीडिया पर बिल्कुल वायरल है, आज भी है। अमीर मुकाम साहब का होटल है, लेकिन अमीर मुकाम साहब ने वो नहीं बनाया बिल्डिंग, तैयार बिल्डिंग हमने ख़रीदी थी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ मौजूद है, एनओसी मौजूद है, प्लस इंतकाल मौजूद है। अभी भी ये लोग गए हैं, अभी भी ये लोग गए हैं। हमने उसको कहा भी है कि बिल्कुल अगर जो भी आता है तो इसको आप गिरा दें। हम तो अपोज नहीं कर रहे, ये वैसे ड्रामा कर रहे हैं, ये वाक़या को बैकग्राउंड में डालकर अभी नए पॉलिटिकल इश्यूज ये क्रिएट कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसके बैक पर कर रहे हैं कि ये वाक़या बैक पर चला जाए। ये किसकी रिस्पॉन्स? अभी आप होटल गिरा दे, तजावुज़ात गिरा दे, ये एनओसी किसने दी थी? मेरी तो गवर्नमेंट नहीं रही, 3rd टाइम से ये लोग के गवर्नमेंट में, और ये लोग दे रहे थे। तो अगर वो इलीगल है तो मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ कि इलीगल है तो बिल्कुल गिरा दें। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप वज़ीर आला अमीन गंडापुर से मुसाफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसे सबूत हैं जो कि केपी हुकूमत जो है उस पर करप्शन के इल्ज़ामात आप लगाते रहते हैं? बिल्कुल लगाते तो रहते हैं, तो वो प्रूव हो रहा है, कोई ऐसी बात है? मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं सीएम बन जाऊँ, नेवर।
मेरा कोई ख्वाहिश नहीं है। मैंने ज़्यादा टाइम गुजारा है फेडरल में, इस्लामाबाद में, मैं नहीं रहा ज़्यादा टाइम। फर्स्ट टाइम मैं प्रोविंशियल असम्बली में गया हूँ, जो हालात मैंने देखे उधर, जो एक तो हवा में लोग तीर मारते हैं, एक प्रैक्टिकल जो चीज़ें मैंने निकाली, एक अकाउंट से क्वेस्तान से 40 बिलियन की करप्शन हुई, एक सेम अकाउंट 10-113 अकाउंट का नाम है, ये पाकिस्तान वाले भी सुन ले कि किस तरह सिस्टमेटिक करप्शन पुख्तनख्वा में हो रही है। दूसरा सेम अकाउंट दूसरे वजीरिस्तान से 12 बिलियन निकले, सेम अकाउंट मलाकंड से 10 बिलियन निकले। ये हेल्थ एजुकेशन में इन लोगों ने लोन लेकर, लोन शर्म की बात है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर उसमें 57 बिलियन की करप्शन है। ये मैं आपके कैमरे ये ऑन ईयर में कह रहा हूँ कि अभी चंद दिनों में मैं सैकड़ों अरब करप्शन साबित करके दूंगा। जब PTI सूबे में ये वेबसाइट पर, प्रोविंशियल फाइनेंस के वेबसाइट पर है, मेरे फिगर नहीं है, इस सूबे के ऊपर कर्जा था 150 अरब। 150 अरब कितने साल का था? 66 साल का। 12 साल में इन लोगों ने पहुंचाए 200 अरब पर। ये इनके अपने फिगर है, मेरे नहीं है, जो मैं कोट कर रहा हूँ। ये जब आए, इस सूबे का बजट जो था वो था 319 अरब। अभी जो इन लोगों ने पास किया है वो है 1.7 ट्रिलियन। तो ये पैसे किधर गए? मैं यही पूछता हूँ इनसे, कोई पूछे कि इस साल में, जो इससे 1 साल से मैं उधर हूँ, कि मेरा हल्का चोड़े में अपोजिशन में हूँ, पूरे सूबे में ये मुझे बताए, मैं चैलेंज करता हूँ, 2 कमरे स्कूल इसने बनाए, ये 2 कमरे पूरे सूबे में। पूरे सूबे में ये बताए कि 1 हाई स्कूल बनाए, पूरे सूबे में बताए 1 कॉलेज बनाए, पूरे सूबे में बताए 1 बीचू बनाई है इसने, पूरे सूबे में बताया कि 20 किलोमीटर रोड इसने बनाई, पूरे सूबे में बताया कि सोशल वर्क में इन लोगों ने क्या किया। करप्शन की भरमार के अलावा कुछ नहीं है। लास्ट ईयर इसका बजट था 1.6 ट्रिलियन। ये जो मंजूर किया है 1.7 है। 240 इसने जो एक्स्ट्रा खर्च किए, आप कैलकुलेशन कर ले, ये डेफिसिट है, ये डेफिसिट बजट है कि ये सरप्लस बजट है? कॉमन सेंस की बात है। ये सीम सेक्रेटरी के लिए, चाय के लिए इसने पैसे मांगे थे, रखे थे लास्ट ईयर 3 करोड़ 50 लाख। सीम ने जो बिस्किट खाए हैं वो है फिगर, इसके फिगर जो है, जो सप्लीमेंट्री में हमसे मंजूर भी किया है असम्बली से, वो है 11 करोड़। अभी खफा है कि ये क्यों कह रहे हैं 11 करोड़ के बिस्किट खाए। अभी एक चीज़ में ये टॉप पर है, सीम सेक्रेटरी की डिस्क्रिशनरी जो फंड है खैबर पुख्तनख्वा टॉप पर है, टॉप पर। वो हमारे सूबे का जो खर्चा किया है लास्ट ईयर में वो है 1.6 अरब रुपए। पंजाब का है 1.4, सिंध का भी इस तरह है 1.4 है या 3 है, इस तरह है। तो इस चीज़ में तो हम टॉप पर है। और वो कह रहे हैं ऑस्टेरिटी ड्राइव हमने करके ये पैसे इसलिए बचाए, ये ऑस्टेरिटी ड्राइव है। बड़ी डिटेल आपने दी डॉक्टर इबादत खान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ऑपोजिशन लीडर केपी हैं। बॉटम लाइन बात यह है कि जो सवात में हुआ है, और कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो, कोई भी सानिया हो, वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट गो सो इजीली। दैट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। बिल्कुल भी, बिकॉज़ समबडी हैज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये एक दूसरे पे फेंक देना, एंड सम सीरियस मेजर्स हैव टू बी डन, बिकॉज़ ये एक ड्रोन ले लेने से तो मसला हल नहीं होगा। एक मतलब उसके आई वॉच टाइप बातें हैं। हिकमत अमली क्या है, क्या करेंगे? एक ड्रोन ले लिया, एक्वायर कर लिया, बड़ी अच्छी बातें कर लिया, तजावुजात हटा दी, तजावुजात हटाने से मसला हल हो जाएगा? ये मसला हल नहीं होगा। नहीं, और हमारे पास रेस्क्यू का निजाम क्या है? और हमने जरा प्रीएम्प्टिवली बात करनी है। हमेशा कोई सानिया हो जाता है, हम उसके बाद ये कहते हैं कि जी ये क्या हुआ, या फिर उसके जो एक्शंस हैं वो भी बाद में लिए जाते हैं, जी तजावुजात हटा दी, ड्रोन ले लिया। आपको सालों से अब ये सिलसिला है कि यहाँ फ्लड होते हैं। हिकमत अमली ये है कि एक ड्रोन लिया और तजावुजात हटा रहे हैं, मतलब दिस इज द प्लान दैट दे हैव कम अप विद। और जो हो गया उसका क्या, किसकी कोताही थी? सो ये सारे सवाल होने पड़ेंगे। somebody or some organization needs to be held accountable. We are taking a break right now. Yeah. भाई सोना तो हर दौर में ही महंगा समझा जाता है, मगर जो हालात आजकल हैं वो तो
अगर एक ज़माने में फैमिलीज अफोर्ड कर लेती थी शादी ब्याह पे गोल्ड वगैरह कुछ देना चढ़ाना, मतलब इट इज बिकम अनअफोर्डेबल नाउ। 3.5 लाख रुपए से अभी भी अफोर्ड कर लेती है, लेकिन एक जो वो ट्रेंड था ना कि 4 सेट 5 6 सोने के हो रहे हैं, प्लीज, जो हमारे वालिदैन के ज़माने में होता था। आई नो उस वक्त भी एक्चुअली ये बात बड़ी ही ऑफ लगती थी, इन द सेंस कि उसके बाद भी जब हम छोटे होते थे और हमारी कजन्स वगैरह की बाजियों की शादियां होती थी, दैट वाज टू मच गोल्ड एंड टाइम्स हैव चेंज्ड। अब शायद लोग इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते, करना नहीं चाहिए, नहीं अफोर्ड भी नहीं मतलब कर पाते। देखिए मिडिल क्लास लोगों की यहाँ अफोर्ड, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास सोना चढ़ाते थे अपने बेटियों को, बहुओं को, जो भी हमारा है रिवायत, जो ट्रेंड है अब है, इट हैज बिकम रियली अनअफोर्डेबल। अच्छा, हैरान कुन बात यह है कि गुज़िश्ता साल में मुल्क में रुपए की कदर जो है मुस्तहकम रही है, डॉलर भी ज्यादा जो है वो ऊपर नीचे नहीं हुआ। हाँ, ऊपर नीचे नहीं हुआ एक साल की अगर हम बात कर लें, सोना मगर इसके बावजूद सोने की कीमत में 1,10,000 और इससे ज्यादा का जो है उनका इजाफा हुआ है। So, क्या ऐसे सरमाया का क्या, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वेस्टिंग वर्ल्ड वाइड, क्या ये है क्या रीजनिंग है? और ये अरबों खरबों का कि नहीं होता, ये जो अरबों खरबों का कारोबार है और हम कारोबार करने वाले की बात कर रहे हैं, ये टैक्सेशन से मुस्तस्ना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है नहीं है, इसके बारे में कभी कोई क्लैरिटी नहीं आ सकी। रियाज एंडी है हमारे साथ ही। रियाज बिल्कुल हमारे साथ हैं। रियाज बताइएगा पहले तो, बल्कि ये बता दें कि एक साल में सोने की कीमत में इतना इजाफा क्यों है, वजह क्या है? वजह इंटरनेशनल मार्केट है कि आलमी सतह पर जो हालात अच्छे नहीं हैं, सियासी तौर पर बड़ी एक साल के अंदर बड़ी हलचल रही है, उसकी वजह से इंटरनेशनली सोना जो है वो बहुत महंगा हुआ है। तो इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत तकरीबन $960 बढ़ी है, और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं पाकिस्तानी रुपए से तो आपके पास ये इजाफा आता है, बल्कि 1,18,000 होना चाहिए था, ये 1,08,000 हुआ है, 10,000 रुपये कम हुआ है। अगर रुपए की कदर 280 रुपये से ज़्यादा होती, यानी पिछले सालों की तरह अगर वो ज़्यादा वीक हुआ होता तो शायद सोना और भी महंगा होता। तो मेन वजह यही है कि इंटरनेशनली जो हालात रहे उसमें सेंट्रल बैंक सोना ख़रीद रहे हैं, और फिर जो ज्वेलरी की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। तो ये सारी वजूहात है जिसकी वजह से सोने की कदर आलमी सतह पर बढ़ रही है। हम और उसका एक परतो आपको हमारे यहाँ भी नज़र आता है। अच्छा रियाज, ये भी बता दीजिएगा कि अब आगे क्या ट्रेंड देख रहे हैं? क्या सोना इसी रफ्तार से ऊपर जाएगा, कुछ नीचे आएगा, यहीं स्टेबल रहेगा? देखिए, इसको बिटकॉइन ने या क्रिप्टो करेंसीज ने आके चैलेंज तो किया है, बिकॉज उसमें जो इजाफा है वो बहुत तेज़ है, और आलमी हालात जो बहुत तेज़ी से बेहतर हुए हैं, जो अमेरिका का टैरिफ थे उसके अंदर भी एक थोड़ी सी हलचल थी, तो वो भी सेटल हो रहा है। फिर ईरान इसराइल जो जंग थी उसके अंदर भी सोने की ख़रीदारी हो रही थी आलमी सतह पर, वहाँ पर भी थोड़ा ठहराव है। तो ओवरऑल हालात कुछ बेहतर है, लेकिन ये कि सोने की ख़रीदारी अपने कैपिटल को सेव करने के लिए हमेशा होती है, सेफ हेवन के तौर पे इसको ख़रीदा जाता है। एंड आई थिंक ये इसका जो एक ये रुतबा है ये रहेगा, एंड उसकी वजह से सोने की कीमत बहुत ज़्यादा कम ना हो और ना ही इतना तेज़ी से बढ़े, लेकिन वो मोस्ट लाइकली बढ़ती है। रुतबा रहेगा सोने का, रुतबा मकाम, सोने का एक मकाम है। अच्छा ये बताएं रियाज एंडी के सोना जो है ऑब्वियसली करोड़ों अरबों का कारोबार तो है सोने का बिजनेस, और इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, टैक्सेशन नहीं है, तो क्या हुकाम इस तरफ भी जा रहे हैं या नहीं? बहुत वैलिड सवाल है, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर अगर आप स्टेट बैंक का डेटा देखते हैं तो वहाँ पर सोने की इंपोर्ट हो ही नहीं रही, लेकिन अगर आप देखते हैं तो बहुत सारा काम तो हो रहा है इसके अंदर। तो यू आर राइट कि इसका मतलब ये हुआ कि सोना आ रहा है बाहर से, लेकिन वो कितना है क्या है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, बिकॉज वो डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है स्टेट बैंक के जो इंपोर्ट के नंबर हैं वहाँ पर। तो ये डेफिनेटली सवाल है, लेकिन ये कि 2019 के अंदर कुछ इस्लाहात हुई थी जिसके अंदर अगर आप ज्वेलरी बनाते हैं तो 1.5% जो है वो जो भी सोना यूज़ होता है वो सेल्स टैक्स था, और अगर हीरे शामिल होते हैं जब आप जेवर बनाते हैं तो उसके अंदर आप हीरे भी यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर 0.5% और भी था, तो ये तकरीबन 2% के करीब बन जाता था। इसके अलावा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है,
से इन्वर्टेड कॉमास बहुत बड़ा एरिया है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको यूज़ कर सकती है। अब तो ब्लॉकचेन की वजह से जो है वो एज अ सेविंग मोड के अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लोगों को एक सेविंग के ऑप्शन के तौर पे दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम सोना अगर 3 लाख से भी हम समझते हैं तो ये तकरीबन 30,000 रुपये का हो जाता है, लेकिन 1 मिलीग्राम सोना जो है वो 30 रुपये का होगा। तो अगर आप कोई ऐसी ऐप बना दें जो ब्लॉकचेन पे हो और उसके साथ लोगों को आप ये ऑप्शन दे दें कि आप रोज़ाना 100 रुपये का सोना ख़रीद सकते हैं, तो जस्ट इमेजिन कि कितना ज़्यादा पैसा आप सेव कर सकते हैं। लोगों को सेविंग की तरफ जो लाना है वो ला सकते हैं। ये बहुत कुछ हो सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो आ रही है पीछे, वो बहुत कुछ कर सकती है। रियाज, इस पे ना आपसे कभी तफसील से अलग सेशन करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, ऑल ऑफ यू, एंड वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो। Bye, have a great day.